everyone, Assalamu alaikum. I hope all of you are doing well. This is Muzdalfa Zulfikar. I am software engineering student from Comsets University Islamabad, and also I am GTG Comsets Web Development Lead. Before starting anything, I present a huge welcome to all of you who have joined this bootcamp, and I am really excited to have you all in this bootcamp. सो इस बूट कैंप के बारे में हम पहले कुछ डिटेल्स वगैरह डिस्कस कर लेते हैं कि हमने ये बूट कैंप क्यों ऑर्गेनाइज कराया है, इसके पीछे हमारा मेन आइडिया क्या है, आप इस बूट कैंप में क्या-क्या कर रहे होंगे और इस तरह की जो बेसिक चीज़ें हैं, वो हम पहले से क्लियर कर लेते हैं। सो द थिंग इज़ दैट कि आप सबको पता होगा हम किसी भी चीज़ को अगर बेसिक से स्टार्ट कर रहे होते हैं ना, तो किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए हमें बेसिक स्टेप्स नहीं पता होते कि हम लोगों ने वो किस तरह से करनी होती है। सेम गोज़ फॉर वेब डेवलपमेंट। तो हम लोगों ने ये चीज़ प्लान की थी कि हम एक ऐसा इवेंट ऑर्गेनाइज़ कराएँ जिसकी बेस पे जो वेब डेवलपमेंट है, हम उसके बारे में कंप्लीट रोड मैप सबको प्रोवाइड कर रहे हों। कि हम वेब डेवलपमेंट अगर सीखनी है तो किस तरीके से सीख रहे होते हैं। हम लोगों ने जो अपने मेन वेब डेवलपमेंट में लैंग्वेजेज़ वगैरह ज़रूरी होती हैं, हम वो किस तरह से सारी कवर कर रहे होंगे। तो इन सारी चीज़ों के लिए जो हमारे जीडीजी के लीड थे हमाद उन्होंने हमें एक आइडिया प्रेज़ेंट किया कि व्हाई नॉट गो फॉर अ बूट कैंप। तो हम लोगों ने इसीलिए ये बूट कैंप ऑर्गेनाइज़ कराया है ताकि हम आप लोगों को वो प्रॉपर रोड मैप प्रोवाइड कर सकें जो कि वेब डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है। और इसके अलावा हम इस बूट कैंप के अंदर क्या-क्या चीज़ें कवर कर रहे होंगे, हम बेसिक हमारा मकसद यही है कि हम आपको बताएँ कि व्हाट एग्ज़ैक्टली द वेब डेवलपमेंट इज़ अबाउट। हम वेब डेवलपमेंट को अगर सीख रहे होते हैं, तो उसके लिए हमें क्या रोड मैप चाहिए है। अब उस रोड मैप को हम आपको कैसे बता रहे होंगे, वो वन बाय वन हम चीज़ें आपके साथ अभी डिस्कस कर लेते हैं। इसके अलावा हम अपने इस बूट कैंप के अंदर मेजर जो है चीज़ वो सेशंस कंडक्ट करवा रहे होंगे, हमारे प्रोजेक्ट्स वगैरह होंगे। इसके अलावा जो हम आप लोगों के लिए कर रहे हैं कि वी हैव क्रिएटेड अ कम्युनिटी फॉर यू ऑल। और इसके अलावा हमने टीम्स भी क्रिएट कर दी है, उसके ऊपर हमने डिफरेंट चैनल्स क्रिएट किए हैं, ताकि आप लोगों को वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई भी चीज़, कुछ भी पूछना है, किसी भी तरीके से डिस्कशंस करनी है, तो आप इन ग्रुप्स में कर रहे हों। और इसके अलावा जो भी उस ग्रुप में हमारे एक्सपर्ट्स वगैरह हैं, लीड्स हैं हमारे वेब डेवलपमेंट के और बाकी जो प्रोफेशनल्स हैं, वो आपको इस बारे में कंप्लीट गाइड कर रहे होंगे। सो हमारा जो बूट कैंप है, वो सारी इन्हीं चीज़ों के बारे में है। तो पहली बात तो ये कि आप सबको पता है या जिनको नहीं भी पता, अभी तक जो हमारा बूट कैंप का प्लान है, वो 14 डेज़ प्लान है और वी ऑल नो कि कंप्लीट वेब डेवलपमेंट 14 दिन में नहीं सीखी जाती। लेकिन बूट कैंप का मकसद ही यही है कि हम आपको बेसिक वो सारी चीज़ें कंप्लीट बता दें, जो इन 14 दिन में हम बता सकते हैं ताकि आप इन फ्यूचर अगर मज़ीद इन चीज़ों पे काम करना चाह रहे हों, तो वो आप लोगों के लिए फिर आसान होगा। तो अब मैं अगर आप लोगों को सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ कि हम अपने इस वेब डेवलपमेंट बूट कैंप के अंदर क्या-क्या चीज़ें कवर कर रहे होंगे। तो सबसे पहली जो आउटलाइन है, वो ये है कि अभी तक का जो हमारा प्लान है ना, दैट इज़ 12 टू 14 डेज़। हमने 14 डेज़ कहा है, लेकिन मेजर प्लान हमने 12 दिन का रखा है। जो हमने बाकी 2 दिन की फ्लेक्सिबिलिटी इसमें ऐड की है, उसका मकसद सिर्फ़ यही है कि हम ये देख सकें कि मज़ीद हमारी आप लोगों की अवेलेबिलिटी की बेस पे और हमारा आगे जो ईद है और आखिरी इशरा है, उसकी बेस पे अगर हमें कोई दिन कम करने पड़े या ज़्यादा करने पड़े, तो वो हम लोग उसको एडजस्ट कर सकेंगे। सो द थिंग इज़ दैट कि जो हमारा डे 1 है, उसमें हम एचटीएमएल कवर करेंगे, डे 2 में हम सीएसएस के चीज़ों को कवर करेंगे, डे 3 और डे 4 हमारा जावास्क्रिप्ट के बारे में है। जो डे 1 से डे 3 तक है, वो जो लेक्चर्स आप लोगों को हम डिलीवर कर रहे होंगे, वो मैं आपको डिलीवर करूँगी। डे 4 में मोहम्मद सिराज हैं हमारे साथ, मोहम्मद सिराज हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, जीडीजी कॉमसेट्स के, वो डे 4 में आपको जावास्क्रिप्ट के एडवांस टॉपिक्स कवर करा रहे होंगे। तो मोहम्मद सिराज आपको अपना इंट्रोडक्शन भी बता देते हैं, वो किस तरह से के टॉपिक्स उस दिन कवर करेंगे, वो सारी चीज़ें वो आपको बताते हैं अभी। मोहम्मद सिराज आप काइंडली अपना इंट्रोडक्शन करा दें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, एम आई ऑडिबल? अगर मेरी आवाज़ आ रही है तो थम्स अप कर दें। ओके, माय नेम इज़ मोहम्मद सिराज। आई एम स्टूडेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एट कॉमसेट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। आई एम पार्ट ऑफ वेरियस कम्युनिटीज़ और उनमें से एक जीडीजी कॉमसेट्स इस्लामाबाद है। और मैं इस टाइम जीडीजी कॉमसेट इस्लामाबाद में एज जनरल सेक्रेटरी काम कर रहा हूँ। टॉकिंग अबाउट माय टेक स्टैक, मैं मंस्टैक पे काम करता हूँ। और जो हमारा ये पूरा प्लान बना है वेब का, बोर्ड गेम का, वो इसी मकसद से बना है कि काफ़ी लोग हैं जो वेब में काम करना चाहते हैं, लेकिन उनको रोड मैप का नहीं पता होता, उनको चीज़ों का आइडिया नहीं होता। तो हम कोशिश करेंगे कि
इस तरह का आप लोग को एक अच्छा रोड मैप दे दें जिससे आप लोगों की वेब की जर्नी आसान हो। जो स्पेशलिटी या थोड़ी सी यूनिकनेस है हमारी इस जर्नी में, वो ये है कि हम सिर्फ आपको मन नहीं कराएंगे, मन के साथ हम आपको डिप्लॉयमेंट करा देंगे। और एआई इंटीग्रेशन, एलएलएम, जो कि इस टाइम अगर सबसे कोई प्रोमिनेंट चीज़ है तो वो यही है कि वेब में एआई की इंटीग्रेशन करना। तो इसके लिए हमारे पास पूरी टीम है। जो हमारी टीम है वो मेजरली CS सीनियर स्टूडेंट्स ही हैं, जो 7, 8, 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं। हम सब कंडक्ट करेंगे सेशंस। तो मैं आपको अपने टॉपिक वगैरह बता देता हूँ जो हम एडवांस जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट में हम कवर करेंगे। ओके, वो टॉपिक्स हम करेंगे। हम लूप्स के बारे में डिस्कस करेंगे, लूप्स के जितने भी टाइप्स हैं, जितने भी फॉर लूप हो गया, वाइल लूप हो गया, इनके बारे में हम करेंगे। और इनके हम स्विच केसेस के बारे, स्विच जो स्टेटमेंट्स हैं कब यूज़ करना है, किस टाइम कौन सी चीज़ यूज़ करनी है, हम देखेंगे। और इसके अलावा हम एपीआईज, जावास्क्रिप्ट में सबसे जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है उनमें से एक एपीआई का कॉन्सेप्ट है। एपीआई, हम सिंपल एपीआई हम उनको देखेंगे, हम थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स चीज़ों को भी देखेंगे। उसके अलावा हम एसिंक का वेट, जो जावास्क्रिप्ट का एक मेजर कॉन्सेप्ट है, एसिंक का वेट हो गया, प्रोमिसेस हो गया, हम इन चीज़ों के बारे में भी डिस्कस करेंगे। और ये हमारी चीज़ें होंगी, हम देखेंगे कि भाई कौन सी चीज़ कब यूज़ करना है, कौन सी चीज़ किस टाइम ज़्यादा बेहतर है। एसिंक का वेट भी आप यूज़ कर सकते हो, प्रोमिसेस भी यूज़ करते हो। हम देखेंगे कि भाई किस टाइम आपने कौन सा यूज़ करना है, कौन सी ज़्यादा बेनिफिशियल है। और रियल टाइम सिनेरियो में इनका क्या पर्पस है। एक हम रियल टाइम सिनेरियो हम डिस्कस करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि भाई अगर हम रियल टाइम कोई सिनेरियो है, लाइक कोई वेदर का है, उसके हम एपीआई कॉल करेंगे, हम गिटहब की कोई एपीआई उठा के कॉल करेंगे, हम करके दिखाएंगे आप लोगों को। थोड़ी सी थ्योरेटिकल चीज़ें भी होंगी, लेकिन हम ट्राई करेंगे कि साथ साथ प्रैक्टिकल चीज़ें भी हो, आप लोगों को कोड करके दिखाया जाए। जो हमारी जर्नी है वो जर्नी इस तरह से है, मुज़द्दलिफ़ा ने मेंशन भी किया। फर्स्ट जो 4 डेज है उसमें हम आप लोगों को चीज़ें समझाएंगे और प्रैक्टिस कराएंगे, और उसकी हम आप लोगों को असाइनमेंट्स वगैरह भी देंगे, और यू गाइस हैव टू सबमिट द असाइनमेंट्स, और उसी के बेस पे ही आप लोग को ऐसे एक्टिव पार्टिसिपेंट्स कंसिडर किए जाएंगे। और डे 4 के बाद से जब आप डे 5 में शिफ्ट होंगे और वहाँ से ऑनवर्ड्स आप लोग बेसिकली प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग करोगे। अब क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे यहाँ पे, वो भी हमारे पास रेशियोज थे उसमें ऑलमोस्ट 50% वो लोग भी थे जो बिल्कुल बेसिक लेवल पे जिनकी वेब थी या जिनको वेब का आइडिया नहीं था। तो हम डे 1 से, हमारा पहला प्लान था कि हम शुरू से एक प्रोडक्ट लेके चलें, लेकिन उनको कंसिडर करते हुए हमने ये डिसाइड किया कि हम शुरू में जावास्क्रिप्ट तक हम कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, जब उनके कॉन्सेप्ट थोड़े स्ट्रॉन्ग हो जाए, उनको समझ आ जाए, फ्रॉम रिएक्ट एंड ऑनवर्ड प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग भी होगी। तो दैट्स इट। इंशाल्लाह हम उम्मीद है कि अच्छी जर्नी रहेगी। आप लोग भी अपने एफर्ट्स डालना, हमने भी काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स डाले हैं। और इसमें ऑलमोस्ट 900 प्लस रजिस्ट्रेशन थी हमारे पास, और अभी भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं। कुछ का थोड़ा इशू आ रहा है, होप्स सो वो इशू रिजॉल्व हो जाएगी। और दैट्स इट। हमारे जितने भी लीड्स हैं, मैं आपको थोड़ा सा एक ये चीज़ बता दूं कि ड्यूरिंग द सेशन, क्योंकि हम हमारे पास अटेंडीज बहुत ज़्यादा हैं, तो मजबूरन हमें माइक्स ड्यूरिंग द सेशन ऑफ रखना पड़ेगा, वरना टाइम इतना है नहीं कि हम माइक्स ऑन करके सब कुछ उसी टाइम डिलीवर करें। तो आप लोगों के चैट बॉक्स हम ओपन रखेंगे और सारे लीड्स होंगे। आप लोग को जो जो क्वेश्चन होगा आप चैट बॉक्स में पूछें, आप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछें, वहाँ पे आप लोगों को उसके उसके आंसर्स मिल जाएंगे। एट द एंड ऑफ द सेशन अगर टाइम बचा, हम माइक्स भी ऑन कर देंगे, वहाँ पे हम आप लोगों के सेशन क्वेश्चंस भी एंटरटेन कर देंगे। और आई होप सो कि अच्छा जर्नी रहेगा, अच्छी जर्नी रहेगी। एंड दैट्स इट। सो यप, over to Muzdalfa again. थैंक यू सो मच सिराज। अच्छा, सिराज ने आपको डे 4 तक बता दिया। उसके बाद डे 5 to डे 7 हम रिएक्ट प्लस टेलविंड को कवर करेंगे। इस चीज़ को कवर करने के लिए हमारे जीडीजी के वेब डेवलपमेंट को लीड हैं मोइज़। मोइज़, आप प्लीज़ अपना इंट्रोडक्शन करा दें, साथ में हमें ये बता दें कि हम रिएक्ट में और टेलविंड में कौन-कौन से टॉपिक्स वगैरह हैं जो कवर कर रहे होंगे? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम मोइज़ उस्मान है एंड आई एम फ्रॉम 5th सेमेस्टर कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट एंड आई एम द जीडीजी वेब को लीड। तो इस 3 दिन के अंदर मैं आपको रिएक्ट और टेलविंड कवर कराऊंगा। और ये जो हमारा 3 दिन का फ्लो रहने वाला है, इसके अंदर हम डे 1 के अंदर इंट्रोडक्शन टू रिएक्ट करेंगे और साथ ही साथ ये देखेंगे कि अभी तक जो हमने HTML CSS जावास्क्रिप्ट की है तो उसके अंदर हमें क्या मुश्किलात आ रही हैं और उस चीज़ को ईजी कैसे किया जाएगा। तो उस चीज़ को ईजी करने के लिए हमारे पास रिएक्ट आएगी और वहाँ से हम आपका इंट्रो स्टार्ट कराएंगे। देन हमारा डे 2 आएगा और डे 2 पे हम मोस्ट मतलब स्टार्ट करेंगे टेलविंड CSS के साथ, और डे 1 पे हमने जो UI बनाया होगा सिंपल रिएक्ट के साथ, वो हम टेलविंड के अंदर रिक्रिएट कर रहे होंगे और उसी के साथ हम रिएक्ट के सम एडवांस कॉन्सेप्ट्स लाइक आपके हुक्स वगैरह आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे। देन हमारा थर्ड डे आएगा। थर्ड डे के अंदर हम आपको बेसिकली रिएक्ट की राउटिंग पढ़ाएंगे, जो रिएक्ट राउटर डॉम है, और उसके साथ आपकी जो ग्लोबल स्टेट्स हैं कॉन्टेक्स्ट API वो कराएंगे। दैट्स इट। थैंक यू सो जुल्फा। मच मोइज़। हाँ।
अच्छा, इसके बाद हमारा डे 8 टू डे 10 में हम बैकएंड कवर कर रहे होंगे। इसके लिए हमारे पास जो बैकएंड के टॉपिक्स वगैरह हैं, हम उसमें एक्सप्रेस और नोड पे काम कर रहे होंगे और मोंगोडीबी को भी हम इसी के अंदर कवर करेंगे। इसको कवर करवाने के लिए हमारे पास हमारे को-ऑर्गेनाइज़र दानियल हैं, लेकिन फॉर सम रीज़न वो मीटिंग के अंदर नहीं आ सके। वो जब आपको ये टॉपिक्स कवर कराएँगे, वो अपना इंट्रोडक्शन वगैरह आपको साथ में शेयर कर देंगे। और जो डे 11 टू 12 है, उसमें हम एआई इंटीग्रेशन को देख रहे होंगे। जैसे हमने बूट कैम्प में भी मेंशन कर दिया है कि एलएलएम वर्कफ्लोज़ की जहाँ बात करेंगे, तो उसके लिए फारिक इकबाल हैं, वो हमारे जीडीजी के टेक्निकल लीड हैं। वो आपको ये टॉपिक्स कवर करा रहे होंगे। वो भी मीटिंग में नहीं है, तो अपने टाइम पे जब वो टॉपिक्स कवर कराएँगे, तो वो आपको इंट्रोडक्शन करा देंगे। सो ये हमारे बूट कैम्प की जो है कंप्लीट आउटलाइन वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। अब बेस्ड ऑन जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप लोगों ने सबमिट कराया था, उसमें कुछ क्वेरीज़ वगैरह थी, मोस्टली सिराज ने आप लोगों को उनका ऑलरेडी आंसर कर दिया है। लेकिन जो आज सेशन टाइमिंग्स वगैरह हैं, वो भी मैं आपको भी डिटेल में एक दफ़ा बता देती हूँ। कि हम लोग ऑलमोस्ट 9 बजे से लेके 11 बजे तक सेशन कंडक्ट करवाएँगे, क्योंकि कुछ लोगों ने कहा था कि वो रोज़े के टाइम पे करवा लें, लेकिन उस टाइम पे सेशन कंडक्ट करवाना मुश्किल होता है। वो यूनिवर्सिटी टाइमिंग्स के साथ सारा हमारा टाइम ओवरलैप करता है। और उसके बाद जो टाइम है, मोस्ट सूटेबल टाइम है ना, वो 9 से 11 का ही टाइम है। जिनको तरावी के लिए और नमाज़ के लिए टाइम चाहिए, वो लोग तरावी और नमाज़ के बाद सेशन जॉइन कर सकते हैं। लेकिन वो साथ ही साथ हमें बता दिया करें कि उनके फलाँ इश्यूज़ है जिनकी वज़ह से हम वो टाइम से जॉइन नहीं कर सके, ताकि हम अपनी अटेंडेंस को साथ ही डील कर सकें। ऑल्सो जो हम इसकी डिटेल्स वग़ैरह होंगी, लिंक्स वग़ैरह वो आपको टाइम से शेयर कर दिया जाएगा। मोइज़ ने आपको बता दिया शुरू में कि हमारे कुछ इश्यूज़ थे आज पहले दिन, जिस वज़ह से हम टाइम से स्टार्ट नहीं कर पाए थे। तो हम बाकी जो हमारे कल से सेशंस वग़ैरह हैं ना, वो टाइम टू टाइम हम आपको बता देंगे। डेली बेसिस पे हमारा सेशन होगा। प्रोजेक्ट के बारे में भी सिराज आपको बता चुके हैं। पहले 4 दिन हम सिंपल असाइनमेंट्स रखेंगे। डे 5 से ऑनवर्ड्स जो हमारा एआई तक का काम है, उसमें मोइज़ आपको फ्रंट एंड और ये सारी चीज़ें सेटअप करा देंगे। उसमें जो बैकएंड चाहिए होगा, वो आपको दानियल करा देंगे। और फाइनली जो आपका एआई इंटीग्रेशन वाला पार्ट है, वो उसी प्रोजेक्ट के अंदर हम कर रहे होंगे और वो आपको फारिग करवा देंगे। इसके लिए हम लोग प्रेफ़र करेंगे कि आप लोग अभी से अपना गिटहब अकाउंट वगैरह अब सेटअप कर लें, क्योंकि आपकी जो प्रोजेक्ट सबमिशन होगी और जो प्रोजेक्ट हम इवैल्यूएट कर रहे होंगे, वो गिटहब पे ही कर रहे होंगे। और अभी से अगर आप लोगों को कोई इश्यूज़ वगैरह आएँ, तो वो शुरू में ही ग्रुप्स वगैरह में डिस्कस कर लीजिएगा, ताकि एंड टाइम पे कोई मसला ना हो। ऑल्सो कुछ लोगों ने कहा था कि हम एचटीएमएल, सीएसएस वगैरह को टच ना कर रहे हों, इन टॉपिक्स को कवर ना करें, तो वो एक मुश्किल चीज़ है, क्योंकि जो हमारे पार्टिसिपेंट्स की ऑलमोस्ट 40% रेशियो है, वो बिगिनर्स है। और बिगिनर से मुराद ये है कि वो बिल्कुल वेब उनके लिए नहीं है, उनको ये सारी चीज़ें आती ही नहीं है। तो डायरेक्ट मंथ स्टैक से स्टार्ट करना एक बिल्कुल ही डिफरेंट स्टेप होता। और वो जो जिनको मेजर हम वेब डेवलपमेंट में कोशिश हमारी ये है कि हम सबको अकोमोडेट करें। तो जिनको ऑलरेडी ये बेसिक्स आती हैं, आप लोग इसको एज़ अ रिवीजन ले लें, और रिवीजन के लिए आप लोग ये टॉपिक्स कवर कर लें। और जो बाकी हमारे बिगिनर्स हैं, हम चाह रहे हैं कि हम उनकी भी बेसिक्स वगैरह सेट करा के फिर उनको मंथ स्टैक पे लेके जाएँ। तो हमें उन सबको भी साथ लेके चलना है। ऑल्सो क्वेश्चन आंसर सेशन के बारे में जैसे आप लोगों को मुनासिब लगे, आप लोग या तो चैट में ड्रॉप कर दीजिएगा, या हम पोल वगैरह क्रिएट करवा के तो आपसे ये पूछ लेंगे कि अगर आप लोगों को हमसे लाइव रिस्पॉन्स वगैरह चाहिए, तो हम सेशन के एंड पे एक टाइम रख लिया करेंगे, और हम उसमें आपके सारे के सारे क्वेश्चन आंसर जो हैं, उनको आंसर कर दिया करेंगे। ड्यूरिंग सेशन एक स्मूथ फ्लो के लिए हम लोगों ने आपके माइक्स म्यूट किए हैं, वरना इसके अलावा जो भी क्वेश्चंस होंगे ड्यूरिंग सेशन ही, अगर आपको क्वेश्चंस पूछने हैं, तो आप चैट में वो इनबॉक्स कर दीजिएगा। जो हमारे बाकी लीडर्स हैं, वो आप लोगों की कंटिन्यूअसली क्वेश्चंस को देख रहे होंगे, और वो वहाँ पे उन क्वेश्चंस को आंसर कर देंगे। यहाँ तक सारी चीज़ें हमारी बूट कैंप की, हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस और इस तरह की सारी चीज़ें आई गेस क्लियर हो गई हैं। तो हम अपना आज का जो सेशन स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, हमारा जो आज का सेशन है, दैट इज़ अबाउट एचटीएमएल। तो सबसे पहले जो एचटीएमएल के अंदर आज हम क्या कवर करने वाले हैं, कि हम लोगों ने सबसे पहले ये चीज़ चेक करनी है कि हमारा जो वेब है, वो काम कैसे करता है। एचटीएमएल क्या होता है? एचटीएमएल के अंदर हमने क्या-क्या चीज़ें हैं जो कवर करनी है। एचटीएमएल के टैग्स क्या होते हैं, उसके एलिमेंट्स क्या हैं, और कोर जो उसकी बेसिक हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको हम आज देखेंगे। उसके अलावा एचटीएमएल में इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट्स का क्या कॉन्सेप्ट है, आईडीज़ और क्लासेस क्या होती हैं, फॉर्म्स और इनपुट्स को चेक करेंगे, और सेमेंटिक्स को। अभी ये सारे नाम जिनको ये सारी चीज़ें नहीं तो उनको देख के शायद ये लग रहा होगा कि बहुत ही ज़्यादा फैंसी चीज़ें हैं, लेकिन जैसे मैं वन बाय वन इन सबको कवर कर रही होंगी, आप लोगों को ये चीज़ें अंडरस्टैंड करना आसान हो जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं हम कि वेब काम कैसे करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझते हैं कि एचटीएमएल क्या होता है, सीएसएस क्या है, जावास्क्रिप्ट क्या है, उसके बाद हम वेब की तरफ जाते हैं। तो जो हमारा एचटीएमएल है, हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि एचटीएमएल होता क्या है। एचटीएमएल सिंपली
किसी भी चीज़ का स्केलेटन है, लाइक आपने एक स्केलेटन बनाया, स्केलेटन से मुराद ये है कि उसके अंदर कोई आपने ब्यूटी या कोई डेकोरेशन ऐड नहीं की, सिर्फ़ और सिर्फ़ उसकी एक बॉडी को तैयार करना एचटीएमएल कहलाता है। अब इसको अगर हम रियल लाइफ़ एनालॉजी के साथ समझ रहे हों, तो आप अज़्यूम करें कि आपके पास एक कार है, आपने उस कार की एक बॉडी क्रिएट की है, उसके ऊपर किसी तरह के कोई टायर्स नहीं लगाए हुए, या अगर लगा भी दिए हैं टायर्स, तो आपने टायर्स को स्टाइल नहीं किया। आपने वहाँ पे उसको लगाया है, मेटालिक बॉडी सेट की है, उसके ऊपर कोई पेंट नहीं अभी तक लगाया, उसके अलावा सीट्स वगैरह सेट कर दी हैं, लेकिन आपने साइज़ स्पेसिफ़ाई नहीं किया। सिर्फ़ और सिर्फ़ वो मेटालिक बॉडी बनाने की हद तक जो आपने कार को तैयार किया था, वो आप अज़्यूम कर लें कि आपने वेब की ज़ुबान में एचटीएमएल तैयार की थी वहाँ पे। अब आपने मूव किया एचटीएमएल से सीएसएस की तरफ। सीएसएस होता है किसी भी चीज़ के अंदर ब्यूटी ऐड करने को कहते हैं हम। अब बाय ब्यूटी अगर हम कार की टर्म्स में ये बात देख रहे हों, तो वो ये है कि आपने मेटालिक बॉडी तैयार कर ली, बेसिक आपका कार का स्केलेटन तैयार हो चुका था। अब आप लोगों को करना क्या है कि उस कार के ऊपर अब आपने पेंट कर दिया है। पेंट करने के बाद आपने जो अपनी कार की सीट्स थी, उनको सेट किया है। आपको कार के ऊपर किसी तरह का अपना लोगो लगाना है। जो आपकी टैग वगैरह है, वो सारी चीज़ें जो आपने सेट की हैं, आपकी हेडलाइट्स काम कर रही हैं, ये सारी चीज़ें वो आपने ऐड की हैं अपनी कार के अंदर, तो दैट इज़ बेसिकली सीएसएस। अब आपने ब्यूटी कार के अंदर ऐड कर दी, उसकी बॉडी सेटअप है, तो ब्यूटी विदाउट ब्रेन एग्ज़िस्ट नहीं करती। अब हमें लेट्स से अपनी जो कार है, उसके अंदर ब्रेन भी ऐड करना है। तो कार के अंदर अगर हम ब्रेन ऐड कर रहे होंगे, तो उससे मुराद ये है कि हम कार का जो इंजन सेटअप कर रहे होंगे, उसकी जो ब्रेक्स वगैरह सेट करना है, और इस तरह की सारी चीज़ें कि जो हमारी कार है वो चलने के काबिल हो जाए और वो प्रॉपर्ली काम कर सके, उसके लिए हम लोग जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे होते हैं। अब अगर हम वेब की टर्म्स में इस चीज़ को देख रहे हो, एज़्यूम करें आपने कोई भी वेबसाइट वगैरह खोली हुई है। अब फॉर नाउ अगर हम लोग यहाँ पे एक वेबसाइट को चेक करें, लेट्स से मैंने विकिपीडिया पे एक चीज़ सर्च की है फॉर्म। अब इस वेबसाइट के ऊपर आप लोगों को एक चीज़ नज़र आ रही होगी कि ये फॉर्म लिखा हुआ है, विकिपीडिया लिखा हुआ है, और इस तरह के सारे का सारा कंटेंट रिज़्यूम करेंगे, ये जो हमारे पास इंग्लिश में सारा कंटेंट लिखा हुआ है। यहाँ नीचे अगर उन्होंने कोई इमेजेस वगैरह या इस तरह की कोई चीज़ ऐड की है, तो ये जो चीज़ें ऐड की गई हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एचटीएमएल की मदद से ऐड की गई हैं। यहाँ पे इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ठीक है, एचटीएमएल ऐड कर दिया। अब एचटीएमएल ऐड करने के बाद जो हमारा इस पेज के ऊपर कंटेंट है कि ये जो फॉर्म है, इसका साइज़ क्या है? उसके अलावा अगर ये कंटेंट है, तो ये सेंटर में क्यों शो हो रहा है? ये वाला सारे का सारा कंटेंट साइड पे क्यों है? इस वाले कंटेंट के अंदर अगर आप देख रहे हो, तो ये सारा कंटेंट साइड पे है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने सीएसएस की मदद से स्पेसिफ़ाई की हैं, कि सीएसएस की वजह से ही यहाँ पे सारी चीज़ें आ रही हैं। सीएसएस ने इस वेबसाइट के अंदर हमें ब्यूटी ऐड करने में अलाउ किया कि हम अपने कंटेंट को एक विजुअली किस तरह से दिखाएँ कि वो सबके लिए अपीलिंग हो, तो वो हमने वेबसाइट में सीएसएस की मदद से ऐड किया है। उसके बाद आती है जावास्क्रिप्ट की। वेबसाइट्स में जावास्क्रिप्ट से मुराद है इंटरैक्टिविटी ऐड करना। हमें इंटरैक्टिविटी ऐड करनी है, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि एज़्यूम करें मैं यहाँ पे सर्च करती हूँ और मैं यहाँ पे किसी और कंटेंट को सर्च करना चाह रही हूँ। लेट्स से मैंने एक शेप नाम का कीवर्ड सर्च किया है, मैं वो सर्च कर रही हूँ, तो मेरे लिए बिल्कुल सामने एक नया पेज खुल चुका है। अब ये जो चीज़ थी, इसके अंदर हमारी जावास्क्रिप्ट इन्वॉल्व हुई थी। अब वो हुई कैसे है कि जावास्क्रिप्ट हमने कहा था कि इज़ ऑल अबाउट इंटरैक्शन। सिंपली एचटीएमएल, सीएसएस की हद तक हमारी वेबसाइट स्टैटिक थी। आपको बस कंटेंट नज़र आ रहा था और आपको एक प्रेज़ेंटेबल फॉर्म में नज़र आ रहा था। अब यूज़र में इस वेबसाइट के साथ इंटरैक्ट करके अपनी मर्ज़ी से कोई आउटपुट लेना चाह रहा है, तो वो हम ऐड कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। मैंने यहाँ पे शेप सर्च किया था। शेप सर्च करने के बाद मुझे यहाँ पे कंटेंट नज़र आ रहा है शेप के बारे में। तो क्या हुआ कि जावास्क्रिप्ट लेयर से यूज़र ने यहाँ पे शेप एंटर किया। हमारी जो सारी की सारी बैकएंड पे प्रोसेसिंग हुई थी, वो कुछ यूँ हुआ था कि हमारे शेप से रिलेटेड जो कंटेंट अज़्यूम करें विकिपीडिया है, इन्होंने एक अपना एक डेटाबेस मेंटेन किया हुआ है। डेटाबेस फॉर नाउ आप ये समझ लें कि इन्होंने अपनी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर की है कि हमारे पास कौन-कौन से वेब पेजेज़ स्टोर हैं। इन्होंने वहाँ पे जाके चेक किया कि यूज़र ने जो शेप नाम का कीवर्ड एंटर किया है, क्या वो यहाँ पे एग्ज़िस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा? इस तरह की सारी चीज़ों की बेस पे जब उन्होंने देखा कि वो एग्ज़िस्ट कर रहा है, तो उसके रिज़ल्ट में उन्होंने हमें एक आउटपुट शो की है। और वो जो आउटपुट हमें शो हुई है, वो शेप की फ़ॉर्म में हुई है, यानी कि हमारे इनपुट की बेस पे, हमारे इंटरैक्शन की बेस पे हमारे वेब पेज ने कोई हमें आउटपुट और रिएक्शन दिया है, तो वो सिंपली हुआ विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। ये सारी चीज़ें हैं जो कि मिलके एक वेब पेज को कंप्लीटली विज़िबल और आप लोगों के लिए इंटरैक्टिव बना रही होती हैं। तो यहाँ तक तो हो गया कि हम किस तरह से एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट की बात कर रहे होते हैं। अब बात आती है कि अगर हमारी जो वेब पेजेज़ हैं, वो इंटरैक्ट कैसे कर रहे होते हैं। तो एक चीज़ होती है कि हमारे पास सबसे पहले बात आती है वेब सर्वर्स की। हमारे पास एक सर्वर होता है, सर्वर के बाद वी डू हैव अ यूज़र। आप अज़्यूम करें कि हमारा एक यूज़र है,
और यूज़र ने लैपटॉप के ऊपर, जैसे मैंने अभी यहाँ पे एक शेप नाम की चीज़ सर्च की थी, ज़ूम करें, यूज़र ने गूगल पे जाके एक कीवर्ड सर्च किया है। अब वो कीवर्ड सर्वर तक कैसे जाता है? सर्वर उसके एंड पे हमें रिस्पॉन्स क्या भेजता है? यूज़र को वो चीज़ें कैसे शो होती हैं? तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें बताती हैं कि एक वेबसाइट काम कैसे करती है। अज़्यूम करें यहाँ पर यूज़र ने गूगल पे जाके सर्च किया था, उनको एक वेबसाइट चेक करनी थी, कोड विद हैरी नाम की, उन्होंने एक वेबसाइट सर्च की। जो भी कोड विद हैरी के उन्होंने सर्च किया, यूज़र ने जब ये सर्च किया तो गूगल के लैपटॉप से जो रिक्वेस्ट थी वो इस सर्वर तक गई थी, कोड विद हैरी का कीवर्ड लेके। सर्वर के पास एक डेटाबेस था, डेटाबेस में ये चेक किया गया, गूगल है तो गूगल का जो सर्वर है उसके अंदर डेटाबेस मेंटेन है। उस डेटाबेस के अंदर उन्होंने ये स्टोर किया हुआ है, जैसे हमने पहले भी बात की है कि एक हमारे पास कौन-कौन से वेब पेजेज़ हैं जो हमारे सर्वर के अंदर या हमारे डेटाबेस में स्टोर है। यहाँ पे चेक किया गया कि क्या जो वेबसाइट यूज़र सर्च कर रहा है, क्या वो वेबसाइट हमारे पास थी या नहीं। यूज़र सर्वर ने लेट्स से अपना डेटाबेस चेक करने के बाद रिस्पॉन्स भेजा कि येस उनके पास वो वेबसाइट थी। तो एज़ अ रिज़ल्ट यूज़र ने जो इनपुट भेजी थी उसके आउटपुट में जो सर्वर है वो यूज़र के ब्राउज़र को एक रिस्पॉन्स भी भेज रहा होगा। अब वो रिस्पॉन्स किस फॉर्म में आता है? वो रिस्पॉन्स एक फ़ाइल भेजी जाती है जो कि एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट का कॉम्बिनेशन होती है। ये जावास्क्रिप्ट का जो कॉम्बिनेशन है, इसमें होता क्या है कि जो सर्वर के ऊपर बैकएंड होता है, बैकएंड जैसे हमने अभी वो थोड़ा जावास्क्रिप्ट वाली चीज़ों को प्रोसेस किया था कि उनके पास सर्वर में डेटाबेस था, उन्होंने सर्च किया होगा कि क्या वो चीज़ हमारे पास है या नहीं है। तो इस तरह की कुछ सर्वर के ऊपर बैकएंड में कोई प्रोसेसिंग हुई थी जिसकी बेस पे हमें कोड विद हैरी का जो सारा कंटेंट था वो एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट की मदद से यूज़र को रिटर्न कर दिया गया था। अब बैकएंड के अंदर क्या-क्या चीज़ें आती हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आपको जो हमारे लास्ट डेज़ हैं जिनमें दानियल आपको बैकएंड करा रहे होंगे तब आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। फॉर नाउ आप अज़्यूम करें कि जो डेटाबेस है उसने कुछ प्रोसेसिंग की और यहाँ पे हमें एचटीएमएल, सीएसएस और जेएस की फाइल्स जो हैं वो यूज़र को भेज दी हैं। अब यूज़र उन फाइल्स को लेके आता है, ब्राउज़र की ज़िम्मेदारी होती है कि जो फाइल्स मेरे पास आई हैं, उनको मैंने किस तरह से मैनिपुलेट करके यूज़र को एक रिज़ल्ट दिखाना है। जैसे हम लोग यहाँ पे जाके अगर सर्च भी कर लेते हैं कोड विद हैरी की वेबसाइट को, जैसे मैंने यहाँ पे कोड विद हैरी सर्च किया, मैंने यूज़र को एक सर्वर को एक रिस्पॉन्स भेजा, एक एक रिक्वेस्ट भेजी है कि कोड विद हैरी की वेबसाइट मुझे दिखा दें। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये वेबसाइट शो हो रही है, मैंने इसको क्लिक किया, मज़ीद एक रिक्वेस्ट गई और जो मैं आउटपुट चाह रही थी, वो मेरे ब्राउज़र को भेजा गया। ब्राउज़र ने उन सारी एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट की फाइल्स को कंबाइन किया और कंबाइन करके जो आउटपुट आप लोगों को कोड विद हैरी वेबसाइट की फॉर्म में नज़र आ रही है, वो हमें नज़र आना स्टार्ट हो गई। अब अज़्यूम करें कि सर्वर के पास ये वेबसाइट होती ही ना, या इसके अलावा यूज़र एक ऐसी फ़ाइल के लिए रिक्वेस्ट कर देता जो कि हमारे सर्वर के ऊपर नहीं थी, तो उस केस के अंदर हमारा जो सर्वर है वो 404 रिस्पॉन्स भेज रहा होता है। अज़्यूम करें कि मैं यहाँ पे सर्च कर लेती हूँ, कुछ इस तरह करके मैंने लिंक के अंदर कोई चेंज किया और उस चेंज के अंदर मैंने यूँ करके एक वेबसाइट के अंदर एक चीज़ सर्च कर दी है। अब आपको नज़र आ रहा होगा कि सर्वर ने जब चेक किया है कि क्या कोड विद हैरी वेबसाइट के अंदर मज़ीद कोई इस तरह का पेज है, वो पेज चेक किया गया, वहाँ पर वो पेज एक्ज़िस्ट नहीं कर रहा था, तो हमें 404 पेज रिटर्न शुरू हो गया है। अब 404 पेज से मुराद ये होता है कि एक ऐसा पेज आप सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि एग्ज़िस्ट ही नहीं करता। तो सर्वर के इस रिस्पॉन्स से हमें ये पता चल रहा है कि जो पेज हम सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं, वो यहाँ पे एग्ज़िस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है। उसके बाद हम वेब वर्क कैसे करता है, ये चीज़ें हमने देख ली। इसके बाद एचटीएमएल को भी हम देख चुके हैं। अब हम प्रॉपर स्टार्ट करते हैं कि एचटीएमएल है क्या और इसकी प्रॉपर डिस्क्रिप्शन क्या है, एचटीएमएल एलिमेंट्स क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब हाइपरटेक्स्ट का क्या मतलब है, मार्कअप लैंग्वेज का क्या मतलब है, HTML क्या चीज़ है। HTML जैसे मैंने आपको पहले बताया, हमने विकिपीडिया की एग्जांपल ली, वहाँ पर फॉर्म्स प्रेज़ेंट हुए हुए थे, एक कंटेंट लिखा हुआ था, कुछ पैराग्राफ्स थे, कुछ साइड बार्स क्रिएट हुए हुए थे। तो वहाँ पे जो सारे का सारा वो कंटेंट है, जैसे अपने अभी हमने कोड विद हैरी की एग्जांपल भी खोली, वहाँ पे कुछ इंग्लिश के पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं, कुछ टाइटल्स थे, कुछ इमेजेस थी। तो ये जो सारे का सारा कंटेंट किसी भी वेबसाइट के अंदर डाला जाता है, वो डाला जाता है विद द हेल्प ऑफ HTML। हमने HTML ऐड कर दिया। अब HTML में ये हाइपरटेक्स्ट क्या है और ये मार्कअप लैंग्वेज क्या है। हाइपरटेक्स्ट होता है कि आप किसी भी टेक्स्ट के साथ एक लिंक अटैच कर दें और जब आप उस टेक्स्ट पे क्लिक करें तो वो लिंक आपका ओपन हो रहा हो। अब अज़्यूम करें कि मैंने यहाँ पे एक लिंक ओपन करना था, जैसे अभी हम लोग इस वेबसाइट पे थे, मैं इसको क्लिक करती हूँ अगर यहाँ पे ब्लॉक को, मैंने जियोमेट्रिक शेप्स इसको क्लिक किया। अब मैंने जैसे इसको क्लिक किया है, हमें जो पहले शेप्स के नाम का एक पेज शो हो रहा था, अब शेप्स की बजाय हमें एक बिल्कुल नया पेज शो हो रहा है।
तो ये क्या हुआ था कि जो हमारा शेप नाम का एक पेज था, या जो हमारे जो उस पेज के ऊपर एक टेक्स्ट लिखा हुआ था ज्योमेट्रिक शेप्स यूनिकोड ब्लॉक का, और उसके साथ एक लिंक अटैच किया गया था। हमें कहा गया था कि आप उसको क्लिक करेंगे तो आपका ये पेज खुल जाएगा। लिहाजा हाइपरटेक्स्ट का मतलब ये होता है कि अपने लिंक को इस तरह से बनाना कि आप जब उसके अपने टेक्स्ट को इस तरह से बनाना कि उसके साथ एक लिंक अटैच करें, और उस आपके जो टेक्स्ट होता है उसको क्लिक करने के ऊपर आपका जो वो लिंक है वो ओपन हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं मार्कअप लैंग्वेज की। मार्कअप लैंग्वेज क्या होता है कि इसके अंदर हमें जो अलाउ कर रहे होते हैं कि जो हमारे एचटीएमएल है उसके अंदर आपके जो टैग्स होते हैं उनको पूरे वेबसाइट के अंदर अपने एचटीएमएल कंटेंट को टैग्स की फॉर्म में प्रेजेंट करने का मतलब है कि मार्कअप लैंग्वेज यूज कर रहे हैं आप। अब ये टैग्स क्या होते हैं, किस तरह से बनाए जाते हैं, कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं? तो एचटीएमएल के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो टैग्स है। एचटीएमएल है ही सिर्फ और सिर्फ टैग्स के बारे में। जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी चीज हमने वहां पे ऐड करनी होती है वो सिर्फ और सिर्फ हम इन टैग्स की मदद से ऐड कर रहे होते हैं। तो जो एचटीएमएल है उसके अंदर अगर कोई भी चीज आपकी ओपनिंग और क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट्स, ये एंगल ब्रैकेट्स इनको कहते हैं, अगर इन एंगल ब्रैकेट्स के अंदर कुछ भी लिखा हुआ है तो वो आपका एक टैग बन जाता है। लेट्स से मैंने अपने इन एंगल ब्रैकेट्स के अंदर पी लिख दिया तो मेरा पी टैग बन जाएगा। अब ये पी टैग क्या होता है, किस तरह से काम करता है, इसको हम थोड़ी देर बाद जब टैग्स को डिस्कस करेंगे तब बात करते हैं। एचटीएमएल के अंदर हमने ये तो देख लिया टैग्स क्या होते हैं। अब दो तरह के टैग्स होते हैं हमारे पास। एक होते हैं सेल्फ क्लोजिंग टैग्स और एक होते हैं कंटेनर टैग्स। अब आपको ये पी टैग नजर आ रहा होगा। ये पी टैग एक इस तरह से लिखा हुआ है, इसका ये ओपनिंग टैग है। ओपनिंग टैग के साथ इसका यहाँ पे क्लोजिंग टैग है। तो इस तरह के टैग्स जो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग दोनों फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रहे हों तो उनको कहा जाता है कंटेनर टैग्स। उसके अलावा एचटीएमएल के अंदर कुछ ऐसे टैग्स होते हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ आपका यूं करके एक टैग लिखा हुआ होता है। आप लोगों ने कुछ उसका एट्रीब्यूट डाल दिया और ये आपका लेट्स से कोई कंटेंट आपने डाला है। अब ये टैग क्या है, उसका ये एट्रीब्यूट क्या है, एट्रीब्यूट होता क्या है, इसको भी हम बाद में देखेंगे। लेकिन अब एज्यूम करें कि एचटीएमएल के अंदर इस तरह के 2 टैग्स होते हैं, जो लेट्स से जैसे मैंने ये ए टैग लिखा, ए टैग सिर्फ़ पूरे का पूरा इसी तरह का से काम कर रहा होता है, और जो पी टैग है वो इस तरह से ओपनिंग प्लस क्लोजिंग दोनों की दोनों टैग्स की फॉर्म में काम करता है। अब एचटीएमएल एलिमेंट क्या होता है? आपने ओपनिंग टैग देखा, क्लोजिंग टैग देखा और इसके दरमियान में कुछ कंटेंट लिखा हुआ है। अगर मैं इस पूरे के पूरे को अज़्यूम करूँ कि ये एक एचटीएमएल एलिमेंट है, बल्कि अज़्यूम नहीं, इसी को ही हम एचटीएमएल एलिमेंट कहते हैं कि आपके एचटीएमएल टैग्स के अंदर कुछ कंटेंट लिखा हुआ है, तो टैग्स प्लस कंटेंट को पूरे को हम एचटीएमएल के अंदर एचटीएमएल एलिमेंट कह रहे होते हैं। सो हमने देख लिया कि एचटीएमएल क्या है, एचटीएमएल टैग्स क्या होते हैं, एचटीएमएल एलिमेंट्स क्या होते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारा एचटीएमएल का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, हम उसको कैसे बना रहे होते हैं, एचटीएमएल के टैग्स क्या होते हैं, और एचटीएमएल की जो बाकी वन बाय वन सारी चीज़ों को हम देख रहे होंगे। सबसे पहले तो हम करते हैं कि एचटीएमएल की एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे। एचटीएमएल की फ़ाइल कैसे क्रिएट की जाती है कि हम लोग एचटीएमएल की, लेट्स से मैंने यहाँ पे डेमो1 लिखा, डॉट डॉट एचटीएमएल की एक्सटेंशन के साथ आप वीएस कोड के ऊपर अपनी एचटीएमएल की एक्सटेंशन यूज़ करें तो आपकी एचटीएमएल फ़ाइल क्रिएट हो गई। अब एचटीएमएल की फ़ाइल क्रिएट करने के लिए और एचटीएमएल को अपने वेब पेज को बताने के लिए कि ये एक एचटीएमएल का कोड है, हमें कुछ चीज़ें स्पेसिफ़ाई करनी पड़ती हैं। हम वो चीज़ें किस तरह से स्पेसिफ़ाई करते हैं कि हमें उसके लिए एक बॉयलर प्लेट कोड ऐड करना पड़ता है। जो बॉयलर प्लेट कोड होता है, उसका मकसद ये होता है कि वो ऐड करना उस लैंग्वेज के लिए, लेट्स से आप अज़्यूम कर लें कि वो ज़रूरी होता है। अगर आपने वो कोड नहीं ऐड किया हुआ, तो उसके बगैर वो आपका एचटीएमएल शो ही नहीं करेगा। अब हम वीएस कोड के अंदर अगर बॉयलर प्लेट कोड डालना चाहते हैं और वो भी एचटीएमएल का, तो अगर आप शिफ्ट एक्सक्लेमेशन डालें, हमें यहाँ पे एक साइड पे एक लेट्स से एमिट एब्रिविएशन नज़र आ रही होगी आप लोगों को, और उसके अंदर ये कुछ करके बॉयलरप्लेट कोड लिखा हुआ है। मैंने एंटर क्लिक किया एंड यस, ये हमारा एचटीएमएल का बॉयलरप्लेट कोड है। मैं वन बाय वन सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले बात आती है कि डॉक टाइप एचटीएमएल क्या है। हमने जैसे भी बात की कि बॉयलरप्लेट कोड स्पेसिफाई किया, यूज़ किया जाता है ये स्पेसिफाई करने के लिए कि हम एचटीएमएल का कोड लिख रहे हैं। तो मैंने डॉक टाइप एचटीएमएल लिख के ये स्पेसिफाई कर दिया कि ये कोड जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एचटीएमएल का कोड होगा। उसके बाद हमने एक चीज़ देखी कि ये एचटीएमएल है, पूरे का पूरा इसका स्ट्रक्चर देख के हमें समझ आ रहा है कि ये एक टैग है। सो एचटीएमएल का जितना भी कंटेंट होता है, वो सारे का सारा हमारा एक मेजर टैग होता है, दैट इज़ कॉल्ड एचटीएमएल। तो वो एचटीएमएल टैग के अंदर हमें नज़र आ रहा होता है। अब हर टैग के अंदर एक एट्रिब्यूट भी होता है, लाइक दिस इज़ लैंग्वेज इज़ इक्वल टू ईएन, आपको लिखा नज़र आ रहा होगा। ये एक एट्रिब्यूट है।
हमारे पास HTML के अंदर अगर हम किसी एक टैग के मज़ीद प्रॉपर्टीज़ को स्पेसिफ़ाई करना चाह रहे हों, उसके अंदर मज़ीद उसकी क्वालिटीज़ या प्रॉपर्टीज़ बताना चाह रहे हों, तो वो हम एट्रिब्यूट की मदद से करते हैं और वो भी हम अपने ओपनिंग टैग के अंदर स्पेसिफ़ाई करते हैं। होता क्या है, हम लिखते हैं कि आपके एट्रिब्यूट का नाम क्या है और आपके एट्रिब्यूट की वैल्यू क्या है। अब आप लोगों ने जैसे हमने कोड विद हैरी की वेबसाइट खोली, आपको देखा और नज़र आ रहा होगा कि वो एक इंग्लिश की फॉर्म में सारी लिखी हुई थी। हम कोई फ्रेंच वेबसाइट खोलें, अब वो फ्रेंच में लिखी हुई हो, वो सारी चीज़ें कैसे स्पेसिफ़ाई की जाती हैं कि अपने HTML के अंदर जो आपका ये एट्रिब्यूट होता है, यहाँ पे स्पेसिफ़ाई किया जाता है कि लैंग्वेज इज़ इक्वल टू EN, मतलब हमने कहा है कि इस वेब पेज के ऊपर हमारा जो कंटेंट ऐड किया जा रहा है, वो एक इंग्लिश की फॉर्म में रिप्रेज़ेंट किया जा रहा है। यस, HTML टैग हमारा इसका यहाँ तक काम है। HTML के अंदर मज़ीद 2 टैग्स होते हैं। एक होता है हेड टैग, एक होता है बॉडी टैग। हम पहले देखते हैं कि हेड टैग क्या कर रहा होता है। जो हमारा हेड टैग है, उसके अंदर हम लोगों की वो चीज़ें स्पेसिफ़ाई की जाती हैं जो कि हमारे वेब पेज के बारे में कंप्लीट हमें डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करी होती है कि हमारा ये वेब पेज किस बारे में है, हमारे वेब पेज का टाइटल क्या होगा, हम इस वेब पेज को किस तरह से रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं। मतलब जैसे क्रोम ने हमारे पेज के बारे में कोई चीज़ सर्च करनी हो, तो वो यूज़र्स को क्या दिखाएगा कि हमारे वेब पेज का टाइटल क्या है और उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, तो वो हम हेड में स्पेसिफ़ाई कर रहे होते हैं। अभी के लिए मैं अगर इसको लाइव करूँ अपने पेज को, तो आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर जो टैब आपको नज़र आ रहा है, उस टैब के ऊपर डॉक्यूमेंट का नाम लिखा हुआ है। मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर इसकी बजाय मैं ये चेक करूँ कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट की बजाय मैं डे 1 HTML लिख दूँ। हमने डे 1 HTML स्पेसिफ़ाई किया। अब आपको नज़र आ रहा होगा कि जो हमारा पहले टैब के ऊपर डॉक्यूमेंट लिखा हुआ था, हमने अपना उसका नाम चेंज किया और अब वो हमें डे 1 HTML के नाम से शो होना शुरू हो गया। सो यहाँ पर हम अपने इसकी मदद से अपने HTML का जो भी टैब का नाम होता है, उसका टाइटल होता है, हम उसको चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा ये जो मेटा टैग्स लिखे हुए हैं, इसमें आप सिंपली फ़िलहाल के लिए ये समझ लें कि हम अपने पेज के बारे में जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे होते हैं, हम वो स्पेसिफ़ाई करते हैं। हम यहाँ पर कुछ एट्रीब्यूट्स वगैरह ऐड करके ये भी बता सकते हैं कि हमारे इस डे 1 HTML पेज की डिस्क्रिप्शन क्या है, तो उसको भी ऐड किया जा सकता है। अब बात करते हैं बॉडी टैग की। तो बॉडी टैग के अंदर क्या है कि हमने HTML का कितना कंटेंट ऐड करना है, कहाँ-कहाँ वो ऐड करना है, वो सारी की सारी चीज़ें हम लोग ऐड करते हैं अपने बॉडी टैग के अंदर। बॉडी टैग के अंदर अब हम वन बाय वन डिफरेंट टैग्स हैं जिनकी बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हेडिंग टैग की। हमने अभी विकिपीडिया की वेबसाइट चेक की। इस वेबसाइट के अंदर हमें सबसे पहले ये नज़र आ रही थी हेडिंग। उसके बाद हमें मज़ीद कोई ये जियोमेट्रिक शिफ्ट नाम की एक हेडिंग नज़र आ रही है। मतलब कोई टाइटल वगैरह आपने सेट किया हुआ है अपनी वेबसाइट के अंदर या आपने लेट्स से ज़ूम करें आपने वर्ड डॉक्यूमेंट भी अगर क्रिएट किया हो, आप अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर टाइटल्स डालते हैं, सबटाइटल्स ऐड करते हैं, आप स्पेसिफ़ाई करते हैं कि वो बोल्ड होगा कि नहीं होगा। तो इस तरह की जो सारी चीज़ें हैं HTML के अंदर वो हम ऐड करते हैं विद द हेल्प ऑफ हेडिंग। HTML में H1 से लेके H6 तक हमारी 6 हेडिंग्स एग्ज़िस्ट करती हैं। जैसे-जैसे हमारी हेडिंग का नंबर लाइक H1 से H2 जाते हैं, H2 से H3 जाते हैं, वो क्या होता है कि हमारा उनका साइज़ वेरी करता जाता है। अब मैंने लेट्स से यहाँ पे बूट कैंप लिखा और मैं जाके यहाँ पे ये चेक करना चाह रही हूँ कि हमारा क्या शो होना शुरू हुआ, तो यहाँ पे हमने H1 डाला, बूट कैंप मैंने शो किया है, तो हमारा सिंपली यहाँ पे एक हमें हेडिंग की फॉर्म में ये चीज़ शो होना शुरू हो गई है। इसके अलावा मैं ये चीज़ डालना चाह रही हूँ कि अब हम H1 H2 चेक करते हैं। H2 मैंने ऐड किया। H2 के अंदर आप लोगों को एक विजुअली चीज़ नज़र आएगी कि जो पहले आप लोगों का फ़ॉन्ट साइज़ था H1 का, उसके मुकाबले में अब हमारी जो ये चीज़ है वो बिल्कुल ही उसके मुकाबले में छोटी हो गई है। मज़ीद इससे भी ज़्यादा हम चीज़ों को हेडिंग साइज़ कम करते जाएँगे तो हमारे मज़ीद हेडिंग लेवल जो हैं वो कम होते जाएँगे। मैंने H6 एंटर किया, मैंने यहाँ पे वेब लिखा और इसके लिए भी हम देख सकते हैं कि अब H6 में जब गए हैं तो हमारा हेडिंग साइज़ बिल्कुल ही कम हो गया है। तो वन बाय वन जैसे-जैसे हेडिंग लेवल्स हमारे आगे जाते जाते हैं, हम उनके अंदर अपनी हेडिंग्स का जो साइज़ है वो हमारा वेरी करता जाता है। फिर बात आती है वेबसाइट्स के अंदर सिर्फ हेडिंग्स ही तो नहीं डालनी होती, हमें बाज़-औक़ात अपने वेबसाइट के अंदर पैराग्राफ्स भी डालने पड़ते हैं। हम साथ-साथ वही जो हमारी एग्ज़ाम्पल है विकिपीडिया की उसको चेक करते जाते हैं कि आपको ये नज़र आ रहा है कि यहाँ पे एक पूरे का पूरा पैराग्राफ ऐड किया गया है। उस पैराग्राफ को हमने HTML के अंदर इस तरह का कोई कंटेंट डालना हो, तो वो हम ऐड कर रहे होते हैं विद द हेल्प ऑफ p टैग। हमने पहले भी p टैग की बात की थी, मैंने लिखा p टैग। अब इस p टैग के अंदर मुझे कुछ कंटेंट लिखना है, दिस इज़ वेब बूटकैम्प। हमने ये कंटेंट लिखा। अब अगर हम अपने वेब पेज पे जाके चेक कर रहे होंगे तो हमें अपना ये कंप्लीट
जो पैराग्राफ हमने ऐड किया था वो एक पैराग्राफ की फॉर्म में वहाँ पे नज़र आना स्टार्ट हो चुका है। तो इस तरह से अगर कोई भी पैराग्राफ ऐड करना है, कोई कंटेंट इस तरह का ऐड करना है तो उसको हम प्रेज़ेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ पी टैग। अब पी टैग के अलावा हमारे पास जो एचटीएमएल के अंदर डिफरेंट टैग्स होते हैं उनमें हम पी टैग हो गया, पी टैग के अलावा हमारे पास जो बाकी टैग्स हैं उनकी बात करते हैं। अब अज़्यूम करें कि मेरा जो ये बूट कैंप लिखा हुआ है मैं चाह रही हूँ कि मैं इसको बोल्ड करूँ। अब बोल्ड करने के लिए यहाँ पे हमारा एक टैग एग्ज़िस्ट करता है दैट इज़ बी। मैंने बी लिखा, बी की वज़ह से क्या होगा कि मेरा जो सारे का सारा ये बूट कैंप है, ये बोल्ड हो जाएगा। मैंने इसको लिखा, यू कैन सी कि हमारा जो कंटेंट है दिस इज़ बूट कैंप उसके अंदर ये चीज़ हमें बोल्ड नज़र आ रही है। बी टैग के अलावा भी हमारे जो एचटीएमएल है वो हमें अलाउ करता है कि हम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग टैग होता है उसको यूज़ करें और स्ट्रॉन्ग टैग की मदद से हम अपना जो कंटेंट है उसको बोल्ड कर सकें। मैंने बूटकैम्प को यहाँ से निकाल के स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर ऐड किया और हमारा जो बूटकैम्प है जैसे पहला हमारा इफेक्ट था अभी भी वो बोल्ड हो रहा है। तो दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क कोई भी नहीं है ऐसा। विजुअली दोनों आपको सही वही रिज़ल्ट दे रहे होंगे जो आप चाह रहे हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ हमें अपने कोड को ऑर्गेनाइज़ करना है प्लस जो डेवलपर्स हैं उनके लिए हमने ये चीज़ में आसानी पैदा करनी है कि उनको कोड को रीड करने में आसानी हो रही हो। और तीसरा नंबर पे जैसे अभी हमने गूगल की बात की थी, गूगल में आपने एक चीज़ एक देखी होगी कि आप वेबसाइट सर्च करते हैं तो एक पर्टिकुलर वेबसाइट आपको टॉप ऑफ द रिज़ल्ट शो हो रही होती है। तो वो टॉप ऑफ द रिज़ल्ट्स इसलिए शो हो रही होती है कि उन्होंने कुछ इस तरह की प्रैक्टिसेस फ़ॉलो की होती हैं जो कि यूज़र्स के लिए अच्छी होती हैं। अब आप जो इस तरह का एक डेवलपर ने स्टैंडर्ड क्रिएट कर दिया हुआ है कि स्ट्रॉन्ग को यूज़ करना बोल्ड के मुकाबले में ज़्यादा अच्छा है, बी टैग के मुकाबले में ज़्यादा अच्छा है। तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए कि जो हमारा ब्राउज़र है या हमारा जो क्रोम है, क्रोम ब्राउज़र है, वो हमें इस चीज़ में ज़्यादा हेल्प कर रहा होता है कि जब उसने हमारी वेबसाइट को रैंक करना हो, वो इसको एक बेहतरीन स्टैंडर्ड के तौर पे मान रहा होता है। सिमिलरली इसी तरह से हमारा एक टैग होता है आई टैग। हाँ, आई टैग यूज़ होता है कि मैंने अपने इस बूटकैम्प को लेट्स से इटैलिक्स में करना था। मैं इसको इटैलिक्स में यूज़ करूँ, तो इटैलिक्स के लिए मुझे आई टैग लिखना है। आई टैग लिखने के बाद मैंने बूटकैम्प को हटाया। बूटकैम्प के बाद मैंने इसी तरह से इसको प्रेज़ेंट किया और हमारा जो आई टैग है बूटकैम्प है वो इटैलिक्स में शो होना शुरू हो गया। इसी तरह का एक टैग है ईएम। ईएम टैग का सेम वो काम होता है जो आई टैग करता है, लेकिन उनमें भी सेम वही फ़र्क है जो अभी हमने बी टैग में और स्ट्रॉन्ग टैग में देखा था कि जो स्ट्रॉन्ग टैग होता है वो हमारे स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है एज़ कम्पेयर टू बी टैग। और बिल्कुल इसी तरह जो हमारा ईएम टैग है वो सेम इफ़ेक्ट्स वही देगा, लेकिन वो एक स्टैंडर्ड है इसलिए उसको फ़ॉलो करना ज़्यादा प्रेफ़र किया जाता है। ये चीज़ें हमने देखी, इसके बाद हम देखते हैं कि हमारी जो इमेजेस वगैरह होती हैं। लेट्स से मुझे अपने वेब पेज के अंदर एक इमेज ऐड करनी है। अब मैं वो इमेज कैसे ऐड कर रही होंगी, उसके लिए क्या होता है कि हम एक इमेज टैग यूज़ करते हैं। इमेज टैग के अंदर मैंने सोर्स ऐड करना होता है और एक मैंने अल्टरनेटिव टेक्स्ट ऐड करना होता है। लेट्स से मैंने सोर्स ऐड करना है और मुझे एक इमेज चाहिए, उसके लिए हम क्या करेंगे कि लेट्स से मैंने एक इमेज लिखी है, उठ के मैंने सर्च किया, हम उसकी कुछ इमेजेस निकालते हैं। मैंने एक इमेज का एड्रेस कॉपी किया। इमेज का एड्रेस कॉपी करने के बाद हमने वहाँ पे जाके सोर्स के अंदर आप जो इमेज यूज़र को दिखाना चाह रहे होते हैं, उसके लिए आपको सोर्स में जाके उस इमेज का वो लिंक कॉपी करना होता है। अभी जैसे आपने देखा मैंने वो इमेज पे गई, मैंने राइट क्लिक करके उसका लिंक एड्रेस कॉपी किया। वो लिंक एड्रेस कॉपी करने के बाद मैं उसको यहाँ पे दिखा रही होंगी। यहाँ पे हमारा लिंक तो ऐड हो चुका है। अब हम ये देखते हैं कि जो हमारा वेब पेज पे कोई इस तरह का कोई रिज़ल्ट शो हो रहा है कि नहीं हो रहा। हमने जो इमेज ऐड की थी उसका हमें यहाँ पे वो इमेज ऐड होना शुरू हो चुकी है। अब अज़्यूम करें कि मैं यहाँ पे सोर्स ऐड नहीं करती। मैंने किस तरह से इमेज ऐड की थी, सोर्स नहीं है अब हमारे पास। सोर्स अगर नहीं है, इमेज टैग भी वहाँ पे एग्ज़िस्ट कर रहा है, तो एज़ सच हमें यहाँ पे कोई रिज़ल्ट वग़ैरह भी नज़र नहीं आ रहा। तो इस चीज़ का क्या होता है कि हमें यहाँ पे ये चीज़ देखनी पड़ती है कि अगर आपने कोई इमेज ऐड की है और यूज़र को ये भी बताना है कि यहाँ पे एक इमेज थी, तो वो अगर किसी इंटरनेट कनेक्टिविटी इश्यू की वज़ह से या किसी और इश्यू की वज़ह से वो इमेज आप लोगों को नज़र नहीं आ रही, तो हमें यूज़र को अल्टरनेटिव टेक्स्ट में वो बताना पड़ता है। लेट्स से मैंने सोर्स नहीं एंटर किया, समहाउ कोई गलती हमसे हो गई तो हमने कहा ओके दिस इमेज इज़ फॉर बूट कैंप। मैंने ये चेक किया। अब हम जाके इस इमेज के अंदर ये चेक कर रहे होंगे कि यूज़र ने जब चेक किया कि यहाँ पर एक इमेज थी, हमने अल्टरनेटिव पहले यहाँ पे इमेज थी और उस इमेज को होना यहाँ पे ज़रूरी था।
तो यूज़र को जब भी पता चलेगा यहाँ पे इमेज नहीं थी और हमने कोई कंटेंट वगैरह भी नहीं ऐड किया होगा, तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं मानी जाती। तो इसके लिए क्या होता है कि हम लोगों को बूट कैंप के वो जो हमारा इमेज होती है, उसके साथ एक अल्टरनेटिव टेक्स्ट भी ऐड करना पड़ता है। अब मैंने टेक्स्ट लिख दिया, टेक्स्ट में मैंने ये बता दिया कि हमारी वो इमेज किस बारे में थी। तो उसकी वजह से हमें ये समझ आ गई है, यूज़र को भी समझ आ जाएगा कि ये इमेज किस लिए हम लोगों ने ऐड की थी। अब एक तरीका तो ये है कि आप इंटरनेट से इमेज लें, दूसरा ये है कि हम बाज़ औक़ात हमें अपने प्रोजेक्ट फ़ोल्डर के अंदर भी कुछ इमेजेस होती हैं जो हमें यूज़ करनी होती हैं। ज़ूम करें, जैसे मैंने अपने प्रोजेक्ट फ़ोल्डर में ऑलरेडी एक इमेज रखी हुई है, मैंने वो इमेज ली, इमेज लेने के बाद मैंने यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने उसी फ़ोल्डर के अंदर रख के मैंने उसका नाम चेक किया, मैंने इमेज एंटर की है और वो इमेज मेरी यहाँ पे शो होना शुरू हो गई है। ये 2 तरीके हैं जिनमें हम अपनी इमेज को यूज़र को शो करवा सकते हैं। सो हमारा इमेज टैग हम लोग इस तरह से यूज़ करते हैं। इसके बाद हमारा एक वीडियो टैग भी होता है। फॉर वीडियो टैग सेम वही प्रोसीजर हम लोगों ने फ़ॉलो करना होता है जो हम पहले कर रहे थे। मैंने यहाँ पे वीडियो टैग लिखा, वीडियो टैग के अंदर भी मुझे एक सोर्स स्पेसिफ़ाई करना है। एज़्यूम करें मैंने हाँ, सेम वही तरीका या तो इंटरनेट से अपनी किसी भी इमेज का आप लिंक कॉपी करके ऐड कर दें या आप अपना जो अपने प्रोजेक्ट फ़ोल्डर है, उस फ़ोल्डर के अंदर आप लोग अपनी जो वीडियो है उसको सेव कराएँ और वहाँ से आप उसको शो करें। मैंने यहाँ पे वीडियो का लिंक दे दिया। हम लोगों ने जाके अपने पेज पे चेक किया कि क्या कोई वीडियो ऐड हुई है कि नहीं। ये तो वीडियो थी, लेकिन हमें ये इमेज की फॉर्म में क्यों शो हो रही है, तो हमें इस चीज़ को देखना भी साथ-साथ ज़रूरी है। ये मसला सिर्फ़ इस वज़ह से हुआ है कि वीडियो को जब ऐड किया जाता है, तो साथ में ये स्पेसिफ़ाई करना पड़ता है कि हम यूज़र को दिखाएँ कि इसके ऊपर कुछ ये एक वीडियो है। तो उसके लिए हमें एक एट्रिब्यूट सेट करना पड़ता है कंट्रोल्स का। अब अगर हम लोग जाके पेज पे चेक करें, तो हमारा यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि हमें कंट्रोल्स नज़र आना शुरू हो गए हैं। हम वीडियो को स्टॉप कर सकते हैं, हम इसको जो साउंड वग़ैरह है वो चेक कर सकते हैं और इस तरह की सारी चीज़ें। अब ये वीडियो है, एक दफ़ा चलने के बाद अब ये बिल्कुल स्टॉप हो जाएगी, दोबारा नहीं चलेगी। तो मैं चाह रही हूँ कि मेरी जो वीडियो है, वो एक दफ़ा शो होने के बाद वो बार-बार चलती रहे, यूज़र को बार-बार वो खुद से ना ऐड करनी पड़े। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है कि मुझे एक हाँ, एट्रिब्यूट होता है लूप, वो स्पेसिफ़ाई करना पड़ेगा। मैंने लूप लिखा, अब वेबसाइट में मैंने ये चीज़ ऐड कर दी, ठीक है? हम इस पेज को लिंक कर रहे हैं, ऑटोमैटिकली ये वेबसाइट एक दफ़ा चलेगी। ये जो वीडियो है एक दफ़ा चली, उसको चलाने के बाद वो बार-बार खुद ही चलना शुरू हो जाएगी। अब हमें उसे कुछ स्पेसिफ़ाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये तो हो गया इमेज टैग और हमारा वीडियो टैग। इसके बाद हमारा वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टैग्स है आई फ्रेम। अब आई फ्रेम क्या होता है कि आपने बाज़ औक़ात कुछ वीडियोज़ वग़ैरह देखी होंगी या कोई आपने वेब पेजेज़ देखे होंगे जिनमें आपका डायरेक्ट यूट्यूब का जो लिंक है, यूट्यूब वीडियो का, वो आपके उस पेज के अंदर होता है। हम उस पेज के अंदर जाके उस लिंक को कैसे लेके आते हैं, हमारी वो वीडियो कैसे आ रही होती है, या इसी तरह से जो हमारी वेबसाइट्स हैं, हम चाहते हैं कि एक वेबसाइट के अंदर हम किसी दूसरी वेबसाइट का लिंक डाल रहे हों, तो वो हम डालते हैं विद द हेल्प ऑफ आई फ्रेम। मैंने आई फ्रेम डाला, आई फ्रेम के अंदर मुझे सोर्स स्पेसिफाई करने की ज़रूरत है। एज़्यूम करें कि हम लोग यहाँ पे जाके कोड विद हैरी की वेबसाइट है, उसको अपने जो पेज है उसके अंदर लेके आना चाह रहे हैं। मैं सिंपली क्या करूँगी, कोड विद हेरी का लिंक कॉपी करूँगी, लिंक कॉपी करने के बाद मैंने सोर्स में जाके कॉपी कर दिया। सोर्स में मैंने कॉपी किया है, अब हम जाके इसको अपने वेब पेज पे चेक करें कि ये किस तरह से काम कर रही है। तो यहाँ पे जाके हम चेक कर सकते हैं कि हमारी वो पूरी की पूरी वेबसाइट हमारी अपनी वेबसाइट के अंदर शो होना शुरू हो चुकी है। लेकिन अब इसकी विड्थ वगैरह का मसला है, हम उसको भी चेक कर सकते हैं। हमारे एचटीएमएल टैग्स के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जहाँ पर हम स्पेसिफाई कर सकते हैं और वो प्रॉपर्टीज़ इसके एट्रिब्यूट्स हैं। मैंने विड्थ कहा कि इसकी 500 पिक्सल शो कर दें। ये पिक्सेल्स क्या होते हैं, विड्थ कैसे सेट की जा रही है, ये जो सारी चीज़ें हैं, ये हम अपने कल के लेक्चर में जो हमारा सीएसएस की कंटेंट होगा उसमें कवर करेंगे। मैंने इसकी हाइट भी स्पेसिफाई कर दी कि ये सेट कर दें। अब उसके बाद मैं जाके चेक करूँ, अब मुझे प्रॉपर्ली समझ आना शुरू हो गया है कि मैंने यहाँ पे कोई दूसरी वेबसाइट है वो अपने पेज के अंदर ऐड करना स्टार्ट कर दी है। तो दिस इज़ हाउ आई फ्रेम वर्क्स। हमारा ये कंटेंट कवर हो गया। उसके बाद हमारे जो 1-2 टैग्स हैं वो इम्पोर्टेंट है, दैट इज़ डिव टैग। और डिव टैग क्या होता है? ज़ूम करें, मुझे अपने पेज के ऊपर एक हेडिंग डाली है H1 के नाम से, दिस इज़ अबाउट मी। मैंने अबाउट मी लिखा और साथ ही मुझे एक पैराग्राफ ऐड करना है। मैंने पैराग्राफ में कुछ लेट्स सी कुछ भी कंटेंट लिख दिया। मुझे इसके बाद एक और हेडिंग ऐड करनी है जिसके अंदर मैंने लिखना है कॉन्टैक्ट मी, और इसी के साथ मैंने एक पी टैग डाला और पी टैग के अंदर मैंने उसके अंदर भी कुछ कंटेंट डाल दिया इस तरह से। अगर मैं जाके पेज पे देखूँ, पेज पे मुझे वो सारी की सारी चीज़ें वैसे ही शो हो रही होंगी जैसे मैं चाहती हूँ। लेकिन
हमारा मकसद कोड को ऑर्गेनाइज करके लिखना होता है। हम लोग ये नहीं चाहते कि जो हमारा कोड है वो रैंडमली वेब पेज है, पेज के ऊपर हम लोगों ने बस कोड को डाला हुआ है, कोई ऑर्गेनाइज करना या इस तरह की कोई भी चीज़ हम उसके अंदर ऐड ही नहीं कर रहे। तो उसके लिए क्या होता है कि हमें डिव टैग यूज़ करना पड़ता है। डिव टैग को आम अगर अपनी ज़ुबान में समझने तो आप एक अज़्यूम करें कि आपने एक कंटेनर बना दिया है, उस कंटेनर के अंदर आप रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं। मैंने डिव टैग बनाया, रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन से मुराद है मैं चाहती हूँ कि अबाउट मी से रिलेटेड मेरी जितनी भी चीज़ें हैं, वो मेरा इस कंटेनर में आ रही हों। अब मैंने एक कंटेनर बना दिया है, मैं इसमें इमेज ऐड करूँ, कुछ भी ऐड करूँ, तो वो डेवलपर्स के लिए भी समझना आसान होगा कि अबाउट मी का मैंने अगर कभी चेंज करना हो, तो मैं डायरेक्ट उस वाले डिव या उस कंटेनर में जाके चेंज कर रहा हूँगा। उसके बाद मैंने डिव एक और ऐड किया, मुझे इसमें भी कुछ चेंज करना है कॉन्टेक्ट मी के अंदर, तो उसको भी मैं एक डिव के अंदर रैप कर दूँगी और वो मेरा सारे का सारा कंटेंट मैंने डिव में रैप किया। अब मेरे पास सेपरेट कंटेनर्स हैं, हर कंटेनर का मुझे पता है कि मैंने किस तरीके से चीज़ों को स्पेसिफाई करना है। ये तो हो गया डिव टैग जो है हमारा। इसके बाद हमारे पास एक टैग होता है स्पैन टैग। स्पैन टैग का क्या मकसद होता है? हम अज़्यूम करें हमारे पास यहाँ पे पी टैग था, हमने पी टैग के अंदर लिखा दिस इज़ बूट कैंप। अब मैं चाह रही हूँ कि मैं इस जो बूट कैंप के अंदर ये इस पूरे पैराग्राफ के अंदर जो ये बूट कैंप वाला टेक्स्ट है, मैं इसके अंदर कोई स्टाइल ऐड कर रही हूँ जो सिर्फ़ और सिर्फ़ इसी के ऊपर ऐड हो रहा हो। तो उसके लिए एक स्पैन टैग यूज़ किया जाता है। स्पैन टैग का मकसद ये होता है कि वो हमें अलाउ करता है कि हम अपने कंटेंट के अंदर, अपने एचटीएमएल के अंदर कुछ पर्टिकुलर कंटेंट या पर्टिकुलर चीज़ को हाइलाइट करना चाहते हैं, उसको डिफरेंटली ट्रीट करना चाहते हैं, तो आप स्पैन टैग यूज़ करें। अब मैंने स्पैन टैग यूज़ किया, मैं इसको स्पैन टैग को यहाँ पे लिख के जो हमारा बूट कैंप है, लेट्स से मैंने उसको यहाँ से ज़ूम करके यहाँ पे इसके अंदर डाल दिया। अब अगर यहाँ पे आके हम चेक करेंगे, हमें कोई भी डिफरेंस नज़र नहीं आया। दिस इज़ बूट कैंप वैसे ही नज़र आ रहा है। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? लेट्स से मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ स्टाइल ऐड करना चाह रही हूँ। ये स्टाइल क्या है? ये हम लोग कल की जो हमारा लेक्चर है उसके अंदर सीएसएस के अंदर देखेंगे किस तरह से हम कर रहे हैं। लेट्स से मैंने कलर इसका रख दिया रेड। अब हम जाके इसके अंदर देखें, हमें कहा था कि सिर्फ़ बूट कैंप को स्पेसिफ़ाई करना था। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ बूट कैंप को हाइलाइट करना चाह रही थी, तो उसके लिए मैंने जाके ये देखा कि मैंने उसको स्पेन में रैप किया। मैंने जो स्टाइल बूटकैम्प पे लगाना था वो मेरा सिर्फ़ और सिर्फ़ उसके ऊपर लग रहा है। वरना मुझे पूरे का पूरा जो मेरा पी टैग था उसके अंदर ये चीज़ स्पेसिफ़ाई करनी पड़ती। सो दिस इज़ स्पैन टैग। अब हमारे पास ना एक कॉन्सेप्ट आता है इनलाइन एलिमेंट्स का, ब्लॉक एलिमेंट्स का। तो अज़्यूम करें मैंने पी टैग लिखा, उसमें मैंने रैंडम एक टेक्स्ट डालना है। रैंडम टेक्स्ट में दिस इज़ वेब बूटकैम्प। मैंने एक पैराग्राफ कॉपी किया, मैं दूसरा पैराग्राफ इसी तरह डाल रही हूँ। इसके बाद मैंने एक्सपैंड टैग लिखा जिसके अंदर मैंने वेब लिखा है। फिर जो दूसरा मेरा स्पैन टैग है उसके अंदर लेट्स से मैंने बूट कैंप लिखा है। अगर हम यहाँ पे जाके चेक करें तो जो पी टैग था वो बिल्कुल अलग नज़र आ रहा है। नेक्स्ट वाला पी टैग था वो बिल्कुल अलग लाइन पे गया है और जो फाइनल लास्ट पे हमने स्पैन 2 यूज़ किए थे, लेकिन वो हमें बिल्कुल एक ही लाइन के ऊपर सारा कंटेंट क्यों नज़र आ रहा है? तो इसके लिए क्या सीन है कि हमारा कॉन यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है हमारे इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट्स का। जो पी टैग है वो एचटीएमएल के अंदर एक जो है हमारा ब्लॉक एलिमेंट होता है। वह ब्लॉक एलिमेंट व्हाट आई मीन इज़ कि जो ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो अपने पेरेंट की सारी विड्थ लेते हैं। हमने पी टैग को देखा, ये पी टैग मैंने स्पेसिफ़ाई किया, इस पी टैग का पेरेंट था बॉडी टैग। उसको अगर हम यहाँ पे जाके भी देखें, तो इस पी टैग को अगर देखें तो इसका जो पेरेंट है वो सिर्फ़ बॉडी टैग है, उसके अलावा और इसका कोई पेरेंट नहीं है। तो बॉडी टैग ने फ़िलहाल जो विड्थ है वो पूरी की पूरी ली हुई है, तो इसकी वज़ह से जब मैंने जाके पी टैग पे देखा, पी टैग इस एलिमेंट की पूरी विड्थ ले रहा है। जो दूसरा पी टैग था उसने भी पूरी विड्थ ली है। पी टैग इज़ ब्लॉक एलिमेंट उनको पूरी की पूरी विड्थ चाहिए होती है इवन दो उनका अपना कंटेंट उस पूरी वेट में नहीं भी पूरा आ रहा, वो कम भी है, वो फिर भी वो सारी की सारी लाइन फुल करेंगे। फिर हम बात करते हैं वेब की। अब देखें, वेब को हमने एक स्पैन में ऐड किया था। स्पैन ने सिर्फ़ वेब एलिमेंट ने सिर्फ़ उतनी ही जगह ली है जितनी इनको ज़रूरत थी। अब ये सिर्फ़ इतनी जगह क्यों ले रहा है? क्यों? क्योंकि ये एक इनलाइन एलिमेंट है। इनलाइन एलिमेंट्स ये नहीं देखते कि उनका जो पेरेंट है, उसकी कितनी विड्थ है या कितनी नहीं। उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी कंटेंट को देखना होता है। अपने कंटेंट के हिसाब से उनको विड्थ चाहिए। जितनी उनको विड्थ चाहिए, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ कंटेंट को उसी के हिसाब से अपनी जो विड्थ है ना उसको स्पेसिफ़ाई कर रहे हैं। उसके अलावा कोई नई लाइन वगैरह वो स्टार्ट नहीं कर रहे होते। ये हो गया हमारा इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट्स का कॉन्सेप्ट। इसके बाद हमारा जो एक टैग है दैट इज़ लिस्ट का टैग है। अब ये लिस्ट क्या होती हैं?
एज्यूम करें मुझे एक लिस्ट शो करनी है कि अब मुझे कौन-कौन से फ्रूट्स पसंद हैं। तो मैं चाह रही हूँ कि मैं उसके लिए अपने वेब पेज के ऊपर एक लिस्ट ऐड करूँ। लेट्स से पर्सनल ब्लॉग हम लिख रहे हैं, तो उसके लिए मुझे लिस्ट स्पेसिफाई करनी है। तो जब हम अपने एचटीएमएल पेज के अंदर लिस्ट या इस तरह का कोई कंटेंट डालना होता है, तो हमारे पास 2 तरह की लिस्ट होती है। एक होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट वो होती है जिसके अंदर कोई नंबरिंग नहीं होती। रैंडम आपका कंटेंट किसी भी ऑर्डर में चला जाए, इसमें मसला नहीं होता। बाय ऑर्डर ये नहीं है कि जिस सीक्वेंस में हम डाल रहे हैं वो खराब होगा। सिर्फ ये है कि स्पेसिफाई नहीं किया जाता कि पहले क्या है। अब फ्रूट्स हमें ये तो नहीं बता के हम तो ये स्पेसिफाई करना चाह रहे हैं हमें फ्रूट्स कौन से पसंद है। हम ये तो नहीं कह रहे कि पहले नंबर पे कौन-सा है, दूसरे नंबर पे कौन-सा है, तीसरे नंबर पे कौन-सा है। तो अज़्यूम करें मैंने फ्रूट्स लिखने हैं। यूएल की मदद से मैंने स्पेसिफाई किया कि हाँ, अब हम यहाँ पे एक अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करने लगे हैं। लिस्ट तो समझ आ गया, अब लिस्ट के कुछ आइटम्स भी होंगे कि कौन-कौन सा फ्रूट पसंद है, उसके लिए हमें एलआई टैग यूज़ करना पड़ता है। एलआई के लिए लेट्स से हमने लिख दिया एप्पल, हमने यहाँ पे लिख दिया ऑरेंज और सिर्फ ये नाम लिख दिए। अपने वेब पेज पे जाके चेक करते हैं कि हमें फ्रूट्स कौन-कौन से पसंद हैं, हमने वो लिखा। अब प्रॉपर हमें यहाँ पे बुलेट्स की फॉर्म में पता चलना शुरू हो गया कि ठीक है, हमने एक अनऑर्डर्ड लिस्ट डाली थी, उस अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर हमारे जो एलिमेंट्स यहाँ पे मुज़दलिफ़ा शायद से माइक का इशू जा रहा है। गाइस थोड़ा-सा माइक के अंदर इशू है एंड वी आर फिक्सिंग इट, थोड़ा-सा टाइम दीजिएगा।
अच्छा, अभी आवाज आ रही है? जी, जी, अब आ रही है। ठीक है। हम ऑर्डर लिस्ट की बात कर रहे थे कि अज्यूम करें कि हमें कुछ कंटेंट है जो लिस्ट की फॉर्म में और स्टेप बाय स्टेप शो करना है कि हम चाह रहे हैं कि ये कंटेंट हमारा एक ऑर्डर्ड तरीके से चल रहा हो। तो अज्यूम उस तरह की चीज़ें हम रियल लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि अज्यूम करें कि हमें किसी रेसिपी है, उसके स्टेप्स वगैरह बताने हैं। तो वो मैं बात कर रही थी कि हम लोग इस तरह से कर सकते हैं कि एक ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करें। ऑर्डर लिस्ट के अंदर हम अपने लिस्ट आइटम्स में एक ऑर्डर में वो आइटम्स जो हैं या जो स्टेप्स हैं वो स्पेसिफाई करना स्टार्ट कर दें, तो वो हमारे एलआई की फॉर्म में हम लिख रहे थे। मैंने एक कटिंग और इस तरह के सारे स्टेप्स लिखे, तो हमें ये नज़र आना शुरू हो गया कि ऑर्डर लिस्ट की वजह से हम वन बाय वन अपने इन एलिमेंट्स को जो है वो प्रेज़ेंट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा ऑर्डर लिस्ट का और अनऑर्डर लिस्ट के। इसके अलावा एचटीएमएल के अंदर हमारी एक चीज़ होती है आईडी और क्लासेस। अब आईडी और क्लासेस क्या होती हैं कि ज़ूम करिए हमारे जो पी टैग थे, मैं चाहती हूँ कि जो मेरा ये वाला पी टैग है, वो इस पी टैग से बिल्कुल डिफरेंट शो हो रहा हो। तो इसके लिए क्या होता है कि हम अगर अपने कुछ एचटीएमएल एलिमेंट्स को यूनिकली आइडेंटिफ़ाई करना चाह रहे हैं, तो यूनिकली आइडेंटिफ़ाई करने के लिए कि सिर्फ़ और सिर्फ़ हम अब मैं कहती हूँ कि ये जो पी टैग है, ये बाकी सबसे डिफरेंट हो, जो प्रॉपर्टीज़ मैं इसके ऊपर लगाना चाह रही हूँ, वो किसी और के ऊपर ना लगें, तो उसके लिए हमें आईडी स्पेसिफ़ाई करनी पड़ती है। हम आईडी लिखते हैं, आईडी के अंदर लेट्स से मैंने लिख दिया कि बूट कैंप। अब मैंने अगर सिर्फ एक एलिमेंट की आईडी सेट की है, आईडी इज़ एन एट्रिब्यूट ऑफ एचटीएमएल टैग्स। तो ये एक ऐसा एट्रिब्यूट है जो सारे के सारे टैग्स के साथ काम करता है। मैंने आईडी इज़ इक्वल टू बूटकैम्प लिखा, अब मैं इसके अंदर कोई प्रॉपर्टी सेट करूँगी तो सिर्फ सिर्फ इसी पैराग्राफ के ऊपर यूज़ हो रही होगी। और मैं अगर किसी और टैग है उसके अंदर आईडी वगैरह का नाम सेट करना चाहूँ, आईडी सेम इसी नाम की बूटकैम्प के नाम की आईडी सेट करूँ तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि आईडी किसी भी एलिमेंट की यूनिक होती है। हाँ, अगर मैं चाहती हूँ कि हमारे जो पेजेज़ हैं या हमारे जो कंटेंट है उसके अंदर जो ये सारी चीज़ें हैं कि एक से ज़्यादा चीज़ों के ऊपर सेम स्टाइल लग रहा हो, तो उसके लिए क्या होता है कि हमें क्लास स्पेसिफाई करनी पड़ती है। क्लास की मदद से क्या होता है कि हम एक से ज़्यादा टैग्स को सेम क्लास देके उनके ऊपर अगर कोई स्टाइल लगाना चाह रहे हैं, तो वो हम लगा सकते हैं। और इस सारी चीज़ के लिए क्या होता है कि हम जो हमारे आईडी है और जो क्लासेस हैं, इनकी एक्चुअल जो यूज़र्स वगैरह है वो कल हम सीएसएस के करेंगे। लेकिन अभी के लिए हम लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ़ ये बताना मकसद है कि जो आईडी और क्लास है वो हमारे सीएसएस के एचटीएमएल के एलिमेंट्स के एट्रिब्यूट्स होते हैं। मैंने क्लास लिखा, मैंने इसको नाम क्लास सेट कर दिया। मैं इसके अलावा एक और एलिमेंट है, लेट्स से इस पी के ऊपर भी मैं कोई इसी तरह का टैग स्टाइल करना चाह रही थी, तो मैं उसको भी यहाँ पे स्पेसिफ़ाई कर दूँगी। अब ये तो हो गया हमारा आईडी क्या है, क्लासेस क्या हैं। इसके बाद एक दूसरी चीज़ है जो हमें स्टार्ट करनी, टैग्स वगैरह हमने कवर कर लिए बेसिक एचटीएमएल के। इसके बाद जो हमारी चीज़ है जो स्टार्ट करनी है, दैट इज़ एचटीएमएल फॉर्म्स। आप सब ने अभी जब एचटीएमएल के अंदर बूट कैंप के रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ फॉर्म्स वगैरह फिल किए थे। तो वो फॉर्म फिल करने का मकसद क्या होता है, या एचटीएमएल के अंदर या किसी भी जगह पे जब हम फॉर्म्स बनाते हैं, तो उसका एक मकसद होता है कि हम चाहते हैं कि हम यूज़र से कुछ इनपुट ले रहे हों। हमें अगर अपने यूज़र से किसी तरह की इनपुट लेनी होती है, कोई कंटेंट वगैरह या अपने इनपुट्स के लिए यूज़र से कुछ हमें आंसर्स वगैरह चाहिए, तो हम फॉर्म यूज़ करते हैं ताकि यूज़र से इंटरैक्ट किया जा सके। एचटीएमएल के अंदर फॉर्म क्रिएट करने के लिए हम फॉर्म का जो टैग है वो यूज़ करते हैं। अब फॉर्म टैग के 2 मेजर एट्रिब्यूट्स होते हैं जो हमारे पास ज़रूरी होते हैं। एक होता है एक्शन और एक होता है मेथड। हमने जब एक्शन लिखा, एक्शन एट्रिब्यूट के अंदर हमें ये स्पेसिफाई करना होता है कि यूज़र ने लेट्स से आपके फॉर्म में कुछ डेटा फिल किया है, वो डेटा आप कहाँ पे स्टोर कराना चाहते हैं, हमें यहाँ पर उस फाइल का लिंक देना पड़ता है। मोस्ट ऑफ द केसेज़ में ये हमारी बैकएंड फाइल है। अब इसके एक्शन के अंदर रिज़्यूम करें कि फिलहाल मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ लिख दिया डेटा डॉट पीएचपी। पीएचपी के अंदर हम डेटा स्टोर कराना चाह रहे हैं, किस तरह करेंगे? जो ये वाला सारा काम है, जब हम अपने बैकएंड के लेक्चर्स पे जाएँगे, तो हम ये सारी चीज़ें कि फॉर्म से डेटा फेच करके कैसे हम बैकएंड पे स्टोर करा रहे हैं, ये तब देखेंगे। दूसरा जो हमारा एट्रिब्यूट है, वो होता है मेथड। मेथड के अंदर हमने ये लिखना होता है कि हम जो अपना फॉर्म है, उसके अंदर किस तरह की जो रिक्वेस्ट है ना, वो करना चाह रहे हैं। हम गेट रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं, हम पोस्ट रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं, या किस तरह की जो चीज़ें हैं, हम वो करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक रिक्वेस्ट होती है गेट। अब गेट के लिए क्या होता है कि हम लोगों ने ये स्पेसिफाई करना होता है कि लेट्स से यूज़र ने जो भी डेटा फिल किया, वो फिल करने के बाद
अगर तो वो सारे का सारा डेटा यूआरएल के अंदर जा रहा होता है, तो वो रिक्वेस्ट होती है गेट रिक्वेस्ट। अब वो यूआरएल के अंदर कैसे जाएगा, जब हम अभी एक फॉर्म क्रिएट करते हैं, उसके अंदर हम ये स्पेसिफाई करते हैं कि वो सारी चीज़ें कैसे जाती हैं, तो हम तब देख लेते हैं। दूसरा मेथड होता है पोस्ट। पोस्ट के अंदर भी यूज़र का डेटा फेच किया जाता है, लेकिन उसका वो डेटा, लेट्स से मैंने नेम इज़ इक्वल टू मुज़्ज़ल्फ़ा लिखा। अब ये अगर सारा डेटा मेरा मैं गेट रिक्वेस्ट में होती, तो वो मेरा ऊपर जो यूआरएल होता है वेबसाइट का, वो वहाँ पे चला जाता। अगर मैं चाहती हूँ कि यूज़र का डेटा सिक्योर रहे और वो यूआरएल में ना जाए, बल्कि हम किसी और तरीके से अपने उस फ़ाइल में स्टोर कराएँ, तब हम पोस्ट रिक्वेस्ट यूज़ कर रहे होते हैं। तो गेट और पोस्ट रिक्वेस्ट जब हम अपने बैकएंड के अंदर जाके एपीआईज़ लिख रहे होंगे, हम ये सारी चीज़ें वहाँ पे जाकर डील करेंगे। तो हमारे फॉर्म के अंदर अब सबसे पहली चीज़ है, हमें कुछ इनपुट्स ऐड करनी है। हम वो इनपुट्स कैसे ऐड करेंगे, उसके लिए सबसे पहला जो टैग है दैट इज़ इनपुट। हमने इनपुट लिखा, इनपुट की सबसे पहले टाइप स्पेसिफाई करनी होती है। हमने कहा टाइप इज़ इक्वल टू टेक्स्ट हम लेना चाह रहे हैं। नेम के अंदर हम लोगों ने ये बताना होता है कि जो हमारा यूज़र की जो इनपुट हम ले रहे हैं, लेट्स से मैं आपसे एक इनपुट लेना चाह रही हूँ, व्हाट इज़ योर नेम? तो आपने जो नेम की आउटपुट दी, उसको मुझे एक कंटेनर में लेट्स से स्टोर कराना पड़ेगा। वो कंटेनर का मैं क्या नाम रखना चाह रही हूँ, या मैं किस डेटा के अगेंस्ट आपकी वो आउटपुट स्टोर कराना चाहती हूँ, वो हम नेम में स्पेसिफाई करते हैं। लेट्स से मुझे आपसे यूजर नेम चाहिए था, मैंने यूजर नेम स्टोर किया यूजर के अंदर कि आप जो भी आंसर स्टोर कराएंगे, वो इस तरह से यूजर नेम इज इक्वल टू लेट्स से अली असद के नाम से, वो इस तरह के नाम में वो फॉर्म में वो स्टोर हो रहा होगा। हमने नेम इज़ इक्वल टू यूज़र नेम स्पेसिफ़ाई कर दिया। आईडी का मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। फ़िलहाल इसका ऐसा यहाँ कोई मकसद नहीं है, तो हम इसको यहाँ से हटा देते हैं। अब इसके अलावा हम एक चीज़ कर सकते हैं, प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर के अंदर हम क्या डमी टेक्स्ट है जो यूज़र को शो करवाना चाहते हैं, वो स्पेसिफ़ाई करते हैं। मैंने लिखा योर यूज़र नेम। अब हम यहाँ पे जाके चेक करें कि हमारे सिस्टम के ऊपर आउटपुट क्या शो हो रही है। तो सिंपली यहाँ पे एक इनपुट फ़ील्ड बन गई। आप यहाँ पे किसी भी तरह का कोई कंटेंट ऐड करना चाहें, नाम एंटर करना चाहें, वो आपका यहाँ पे ऐड हो रहा है, प्लेस होल्डर भी शो हो रहा है। लेकिन अब यूज़र को ये दिखाने के लिए कि हमारा ये प्रॉपर एक इनपुट है, और ये इनपुट किस बारे में है, हमें ये भी स्पेसिफ़ाई करने की ज़रूरत पड़ती है कि यूज़र को पता चले कि किस चीज़ की इनपुट डालनी है। तो उसके लिए हमें एक टैग यूज़ करना पड़ता है दैट इज़ कॉल्ड लेबल। लेबल मैंने यहाँ पे जाके मैंने यूज़र नेम स्पेसिफ़ाई किया, और यूज़र नेम लिख के मैंने इस तरह से ये कंटेंट ऐड किया है। इनपुट टैग हमारा यहाँ पे है। तो हम ये स्पेसिफ़ाई कर रहे हैं कि यूज़र को कह रहे हैं कि आपने यूज़र नेम के अगेंस्ट अपने यहाँ पे जो है इस फ़ील्ड के अंदर अपना यूज़र नेम ऐड कर दें। तो लेबल जो है वो हमें ये स्पेसिफ़ाई कर रहा होता है कि एक पर्टिकुलर इनपुट फ़ील्ड जो है वो किस चीज़ के लिए है, आपने उसके अंदर क्या ऐड करना है। अब दूसरा, हम लेट्स से यूज़र से उसकी ईमेल लेना चाह रहे हैं। ईमेल के अंदर हमने स्पेसिफ़ाई किया, ठीक है, यूज़र से सबसे पहले कह दिया हमें ईमेल चाहिए। ईमेल के लिए हमारी एक प्रॉपर एचटीएमएल के अंदर टाइप है दैट इज़ ईमेल। मैंने इनपुट टाइप इज़ इक्वल टू ईमेल स्पेसिफ़ाई किया। नेम के अंदर भी हमें ईमेल लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम बैकएंड में स्टोर कराना चाह रहे हैं कि ईमेल यूज़र की ईमेल जो प्लेस होल्डर है, या जो ये वाला हमारा डेटा है, इसके अगेंस्ट यूज़र का क्या डेटा स्टोर कराना है, हमने वो स्टोर कर लिया। इसके अंदर भी मैंने प्लेस होल्डर ऐड किया। प्लेस होल्डर में मैंने लिख दिया योर ईमेल। अब एक चीज़ तो हम लोगों ने देख ली कि यूज़र ने यहाँ पर अपनी ईमेल ऐड करनी है, और वो हमारे यहाँ पे ईमेल आ जाएगी। लेकिन उसको हमें ये भी तो स्पेसिफ़ाई करना है कि यूज़र ने जो वैल्यू ऐड करनी है, वो हमारे पास कैसे स्टोर हो रही हो। तो उसके लिए हमारा एट्रिब्यूट होता है वैल्यू। मैंने वैल्यू को फ़िलहाल खाली छोड़ दिया, फ़िलहाल हम यहाँ पे कुछ भी नहीं ऐड करें। तो यूज़र लेट्स से पढ़ेगा कि उसको यूज़र नेम ऐड करना है। यूज़र नेम में उन्होंने ऐड किया है अली असद। अब वो अली असद लिखेंगे तो वो वैल्यू के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो नेम और वैल्यू का एक पेयर बन जाएगा, और पता चल जाएगा कि ये आपके यूज़र की एक वैल्यू है, और इस नाम के और इस फ़ील्ड के अगेंस्ट यूज़र ने ये चीज़ एंटर की है। सिमिलरली हमारा एक टैग हम पासवर्ड चाहिए हमें। अब उसके लिए भी एचटीएमएल के अंदर हमारी एक इनपुट है जो कि अलग से स्पेसिफ़ाई की गई है दैट इज़ पासवर्ड। हमने पासवर्ड लिखा। इनपुट चाहिए मुझे पासवर्ड की। हम जाके ये सर्च करेंगे पासवर्ड, पासवर्ड एंटर किया, इनपुट टाइप इज़ इक्वल टू पासवर्ड। नेम में भी हम कह रहे हैं, स्पेसिफाई कर रहे हैं कि हमें यूज़र से पासवर्ड चाहिए। हमने यहाँ पे एक वैल्यू स्टोर करा ली, और वैल्यू के अंदर हम कुछ ना कुछ यहाँ पे यूज़र से डेटा ले रहे होंगे। अब अगर हम जाके चेक करें कि यहाँ पर यूज़र क्या एंटर कर रहा है, तो एक चीज़ है पासवर्ड है। अब टाइप इज़ इक्वल टू पासवर्ड हमने स्पेसिफाई किया है, तो इसकी वजह से हमें ये हेल्प मिल रही है कि हम यहाँ पे कुछ भी कंटेंट ऐड कर लें, किसी भी तरीके से पासवर्ड यूज़र को
हैशिंग वगैरह या इस तरह के जो कॉन्सेप्ट्स वगैरह हैं पासवर्ड के अंदर, वो हम बाद में जाकर डिस्कस करेंगे। लेकिन ये मोस्ट ऑफ द केसेस में प्रेफर किया जा रहा होता है कि आप जो पासवर्ड एंटर कर रहे हैं वो नज़र ना आ रहा हो, तो HTML के अंदर ये हमारे पासवर्ड इनपुट टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड से ही ये चीज़ ऑलरेडी हमारी हुई है। हमें खुद से ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि हमारा पासवर्ड नज़र आए। अब आपको उसको विजिबली चेक करना है तो आप यहाँ पे जाके वो चीज़ भी चेक कर सकते हैं। ये तो हो गई हमारी इसकी फील्ड्स। इसके अलावा बाद वक़्त क्या होता है कि हमें अपने कंटेंट के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम चाह रहे हैं कि दोनों में से कोई एक चूज़ हो रही हो, जो चीज़ है ना वो चूज़ हो रही हो। अज़्यूम करें कि मुझे यूज़र से पूछना है कि आप फ़िलहाल आपका एजुकेशन लेवल क्या है? BS के स्टूडेंट्स हैं, मास्टर्स के स्टूडेंट्स हैं या PhD के, तो एट अ टाइम या तो वो BS के होंगे या मास्टर्स के होंगे। तो यूज़र से हम अगर कोई ऐसी इनपुट लेना चाह रहे होते हैं जो एट अ टाइम सिर्फ एक ही पॉसिबल होती है, तब हम रेडियो जो इनपुट है वो यूज़ करते हैं। मैंने लेबल में स्पेसिफाई कर दिया। लेबल के अंदर हमने लिखा कि योर एजुकेशन स्पेसिफाई करने के बाद अब हमें यहाँ पे स्पेसिफाई करना है यूज़र को कि आप एजुकेशन क्या है। मैंने इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो लिखा। रेडियो लिखने के बाद मैंने नेम में लिख दिया योर एजुकेशन, एजुकेशन लिखा। अब जब नेम लिख लिया है तो हमें यहाँ पे वैल्यू भी लिखनी है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो यूज़र हमने उसको ऑप्शंस प्रोवाइड किए हैं और उसको उन ऑप्शंस में से चूज़ करना है। वो ऑप्शंस चूज़ करने के बाद नेम इज़ इक्वल टू एजुकेशन लिखा। अब हमें वैल्यू भी स्टोर करानी है। मैंने यहाँ पे लिखा BS और यूज़र को क्या शो करवाना है वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया BS। सिमिलरली मुझे यहाँ पे एजुकेशन में दूसरा हमारा लेवल है MS, हमने वो वैल्यू शो कराई, वो यहाँ पे MS स्टार्ट होना शुरू हो गया। यहाँ पे PhD शो करना है, मैंने वैल्यू स्टोर कराई, वैल्यू के अंदर PhD स्टोर करवाया, तो हम यहाँ पे यूज़र को भी शो करवाया। अब इसका मतलब ये है टाइप इज़ इक्वल टू रेडियो सेट की, नेम मैंने अपनी इन तीनों इनपुट्स का एजुकेशन लिखा है। एक नेम के अगेंस्ट या एक इनपुट जो हमारा डेटा है उसके अगेंस्ट हमारी एक ही आउटपुट स्टोर हो रही होती है। इसलिए जो रेडियो बटन्स होते हैं उनका आप लोगों को नाम, जितने भी इनपुट्स हो जाएँ सबका नाम एक ही रखना पड़ता है, वैल्यू चेंज करनी पड़ती है। अब यूज़र अपने तरीके से यहाँ पे जो भी कंटेंट ऐड करना चाह रहे होंगे, यहाँ पे अज़्यूम करें कि एजुकेशन लिखा, हमने BS चूज़ किया, BS चूज़ हो जाएगा। MS चूज़ करना चाह रहे हैं, तो MS चूज़ हो रहा है, PhD करना चाह रहे हैं, तो PhD हो रहा है। अब एट अ टाइम मैं 2 चीज़ों को इकट्ठे चूज़ करना चाह रही हूँ, तो हमारी वो चीज़ें एक साथ स्पेसिफाई नहीं हो रही हैं। तो ये काम हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ रेडियो बटन। अब बाज़ औक़ात आपने ड्रॉप डाउन मेन्यू भी चेक किया होगा, तो वो जो ड्रॉप डाउन मेन्यू होता है, वो किस तरह से हमारा स्पेसिफाई हो रहा होता है कि हम लोग उसके लिए यूज़ करते हैं सेलेक्ट। सेलेक्ट हमारा टैग है जिसकी मदद से हम लोगों ने एक ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाना होता है। मैंने नेम में लेट्स से यूज़र से पूछना चाह रहे हैं कि उनका कंट्री क्या है। हमने नेम में ये स्पेसिफाई कर दिया। अब इस सेलेक्ट टैग में हमने ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाया है। अब उस मेन्यू के अंदर अज़्यूम करें कुछ ऑप्शंस भी होंगे, यूज़र को हम ऑप्शन देना चाह रहे हैं कि क्या ऑप्शन है। नाम हमने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया, हमें कंट्री के अगेंस्ट कुछ आउटपुट चाहिए। हमने लेट्स से लिख दिया पाकिस्तान। हमने पाकिस्तान लिखा है, यहाँ पे कंट्री है। उसके अलावा हम पूछना चाह रहे हैं दूसरा, अगर हम ऑप्शन दें दैट इज़ इंडिया, हम यहाँ पे वैल्यू में भी स्टोर कराएँगे कि दिस इज़ इंडिया। अब अगर हम यूज़र के जाके आउटपुट चेक करें, तो यहाँ पे कंट्री शो हो रहा है। यहाँ पे वो क्या ऑप्शन चूज़ कर रहे हैं, किस तरह से चूज़ कर रहे हैं। तो जैसे यूज़र यहाँ पे जो क्लिक कर रहे होंगे, वो हमारी आउटपुट में जाके इस वैल्यू में भी स्टोर हो जाएगा और हमारे बैकएंड में वो चीज़ चली जाएगी। अब फॉर्म को हमने स्टोर भी कराना होता है। फॉर्म को स्टोर कराना है, उसके लिए हमें इनपुट टाइप सबमिट भी चाहिए होती है। अब इनपुट के हम लोगों ने बेशक यहाँ पे हम ऐसा यूज़र से कुछ इनपुट नहीं ले रहे, लेकिन यहाँ पे हम सबमिट करवाने का ऑप्शन दे रहे हैं यूज़र को। मैंने इनपुट टाइप इज़ इक्वल टू सबमिट लिखा। फॉर्म के अंदर इनपुट टाइप सबमिट लिखने की वजह से हमारा एक बटन स्पेसिफाई शो होना शुरू हो गया है। बटन तो नज़र आ गया, लेकिन इस बटन के अंदर कुछ टेक्स्ट भी ऐड करना पड़ेगा। तो जो हमारा वैल्यू एट्रिब्यूट है, उसके अंदर हम स्पेसिफाई करेंगे कि दिस इज़ अ सबमिट बटन। जैसे ही मैंने ये सबमिट लिखा, हमारा जो कंटेंट था इस बटन का, उसके अंदर हमें नज़र आना शुरू हो गया है कि ये सबमिट बटन है। अब ऐसा जो कुछ भी सबमिट नहीं कर रहा, क्योंकि हमने कुछ कंटेंट नहीं डाला। लेकिन अब आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी कि हमने कहा था गेट रिक्वेस्ट यूज़ करें हम। गेट रिक्वेस्ट के अंदर उसने जाके कहा कि डेटा डॉट PHP एक फाइल हमने कही थी कि वहाँ पे ये डेटा जाएगा। और डेटा क्या-क्या जाएगा? हमारे इस URL के अंदर जितनी भी हमारी फॉर्म की फील्ड्स थी, वो सारी की सारी ये नज़र आ रही हैं। यूज़र नेम इज़ इक्वल टू दिस, कुछ भी नहीं हमने ऐसा फिलहाल कुछ भी नहीं एंटर किया हुआ था, तो हमें चीज़ नज़र नहीं आ रही।
हमने पासवर्ड लिखा, कंट्री इज इक्वल टू पाकिस्तान लिखा, वो एक बाय डिफॉल्ट चीज़ सेट हुई हुई थी, तो वो हमारी यहाँ पे आ गई। लेकिन यहाँ पे कैन नॉट गेट डेटा डॉट पीएचपी ये इसलिए शो हो रहा है कि हमारी ऐसे यहाँ पे कोई फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो आप वहाँ पे डेटा सेंड नहीं कर सकते। लेकिन गेट रिक्वेस्ट की वजह से, जैसे मैंने कहा था कि हमारा वो सारे का सारा डेटा यूजर ने जो एंटर किया होगा वो उस यूआरएल के अंदर चलना शुरू हो जाएगा। वो हमारे यहाँ पे नजर आना शुरू हो गया है। अब अगर हम यहाँ पे कोई कंटेंट ऐड कर भी देते हैं, लेट्स से मैंने यहाँ पे नाम ऐड किया मुस्तल्फा, हमने एक ईमेल ऐड की, पासवर्ड लेट्स से मैंने कोई भी ऐड कर दिया है, एजुकेशन में हम लोग एमपीएस ऐड करते हैं, कंट्री पाकिस्तान, और मैंने सबमिट किया। तो अभी भी अब आपको यहाँ पे इस यूआरएल में नजर आ रहा होगा कि हमारा जो सारे का सारा कंटेंट है वो इस हमारे यूआरएल के अंदर एंटर होना शुरू हो चुका है। यूजर नेम है, हमारा जो ईमेल है वो नजर आ रहा है, पासवर्ड तक नजर आ रहा है। अब अगर आप कोई ऐसी रिक्वेस्ट भेज रहे हैं जिसके अंदर आपका पासवर्ड भी है और वो पासवर्ड आपका इंपॉर्टेंट है, तो वो भी गेट रिक्वेस्ट के साथ भेज रहे हैं, तो ये चीज प्रेफर नहीं की जाती है। यूजर का सेंसिटिव डेटा प्रोटेक्ट करना आपकी जिम्मेदारी होती है। तो अगर हम इस तरह की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को स्टोर कराना चाहते हैं, तो हम अपनी रिक्वेस्ट को गेट के बजाय पोस्ट कर देंगे। फिर क्या होगा कि हमारा जो ये सारी की सारी इनपुट यहाँ पे गई है, वो इस पासवर्ड और ये सारी की सारी चीज़ों की तरह इस यूआरएल में जाने के बजाय कोई दूसरा तरीका हम यूज़ कर रहे होंगे। अब एज़्यूम करें हम यहाँ पे एक मसला एक चीज़ मैं आपको रेस्ट कराना चाह रही हूँ, हमने लेट्स से ये चीज़ एंटर की है। ईमेल के अंदर @ नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ हमने खाली एक ईमेल ऐड की है। यूज़र जब सबमिट करने की कोशिश करता है, बाय डिफ़ॉल्ट जो एचटीएमएल का ईमेल एलिमेंट है, वो हमें ये अलाउ कर रहा होता है कि हम यहाँ पर अपने यूज़र को स्पेसिफ़ाई कर सकें कि आपकी जो ईमेल है उसमें एक मसला है, आप उसके अंदर वो चीज़ ऐड करें। अब जैसे ही मैं इस पे क्लिक कर रही हूँ, तो मुझे एक रिकमेंडेशन मिल रही है कि आप इसमें @ और आपको पर्टिकुलर एक कंटेंट मिसिंग है, आप उसको डालें और आपकी वो चीज़ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मैंने @gmail डाला, अब मैं अगर इसको सबमिट कराना चाहूँगी, तो अब मुझे ऐसा कोई इश्यू नहीं मिलेगा, सिर्फ़ हमारा वो पहले वाला है कि हमारी वो फ़ाइल नहीं मिल रही। सो येस, हमारे जो एचटीएमएल फ़ॉर्म्स हैं, वो हमारे यहीं तक है। मज़ीद इसके बारे में जो स्टाइलिंग ऐड करने वाली चीज़ें हैं, या ये जो कंटेंट है फ़ॉर्म का, वो कैसे सबमिट होगा बैकएंड पे, वो हम अपने जो बैकएंड के लेक्चर्स हैं, उनमें कवर कर रहे होंगे। आज के जो हमारे लेक्चर का लास्ट टॉपिक है, वो सेमेंटिक टैग्स है। सेमेंटिक टैग्स क्या होते हैं? सेमेंटिक का मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले इस चीज़ को देखते हैं। सेमेंटिक का मतलब होता है कि आप टैग का नाम हमें स्पेसिफ़ाई कर रहा हो कि उसका मतलब क्या है। टैग के नाम से हमें पता चल रहा हो। अभी जैसे हम लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ़ स्पैन टैग लिख दिया। स्पैन टैग से एज़ सच हमें उसका कोई भी मतलब स्पेसिफ़ाई नहीं हो रहा कि उसका मकसद क्या है या उसका मतलब क्या है। हम लोगों ने कोई भी डिव टैग यूज़ कर दिया। इस तरह के जितने भी टैग्स हमने यूज़ किए थे, उनका कोई भी हमें एट द फर्स्ट इंस्टेंट जब तक हमें उनका मतलब खुद से नहीं पता था, उनको पढ़ के पता नहीं चलता कि उनका मकसद क्या है। लेकिन जो हमारे सेमेंटिक टैग्स होते हैं, ये हमें अलाउ कर रहे होते हैं कि हम अपने एलिमेंट्स को एक मीनिंग दें। हम डेवलपर्स के लिए ये चीज़ में आसानी पैदा कर रही हूँ कि जो हमारे उन्होंने पेज के अंदर कंटेंट डाला हुआ है, वो उन्होंने किस तरह से डाला हुआ है। इस तरह की जो सारी चीज़ें हैं, ये स्पेसिफ़ाई करने के लिए हम सेमेंटिक टैग्स यूज़ करते हैं। अज़्यूम करें कि हम लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ़ वेबसाइट क्रिएट करनी है। अगर हम अपनी इस वेबसाइट के अंदर जाके चेक कर रहे हों कि ये जो वेबसाइट है, इसके अंदर आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी कि सबसे पहले यहाँ पे एक नैव बार क्रिएट है। नैव बार होता क्या है कि आपको उस पेज के अंदर डिफरेंट जो कंटेंट है, उस पूरी वेबसाइट के अंदर डिफरेंट-डिफरेंट पेजेज़ पे आप जाके चेक करना चाह रहे हैं, तो वो उसकी नेविगेशन के लिए एक हम यहाँ पे नैव बार क्रिएट करते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपको ये कंटेंट नज़र आ रहा है, मेन कंटेंट आपने डाला हुआ है, कुछ इमेज वगैरह ऐड की हुई है। इस तरह की जितनी चीज़ें ऐड की हैं यहाँ पे इस वेबसाइट में, वो विद द हेल्प ऑफ सेमेंटिक टैग्स ऐड की गई हैं। ये हमें एक वेबसाइट के सबसे एंड पे कंटेंट नज़र आ रहा है। इस तरह की चीज़ें हैं, ये एक फुटर है। हम लोगों ने ये फुटर कैसे ऐड किया होगा, यहाँ पर जो हमारा नैव बार है या हमारा कंटेंट है, इस तरह की सारी चीज़ें कैसे ऐड की गई हैं। किसी और वेबसाइट पे जाके चेक करें, तो यहाँ पे ये जो आपको साइड पे कंटेंट्स नज़र आ रहे हैं, ये कंटेंट्स नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर इस साइड पे कंटेंट है, ये साइड बार कैसे क्रिएट किया गया है, या ये जो सारे का सारा मेन कंटेंट आपको सेंटर में नज़र आ रहा है, ये किस तरह से किया गया है। इस तरह की चीज़ों को स्पेसिफाई करने के लिए एचटीएमएल में आपके पास 2 तरीके हैं। पहली चीज़ तो ये है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ हम ये लिख दें कि हमारे पास एक डिव टैग है, डिव टैग के अंदर हम कहते हैं ये हमारा हेडर है। हमारा एक दूसरा डिव टैग है, उसके अंदर हम कहते हैं कि ये हमारा मेन कंटेंट है। हम एक टैग स्पेसिफाई करते हैं, कहते हैं दिस इज़ साइड बार। सिर्फ़ और सिर्फ़ डिव टैग्स यूज़ करते हैं। ये वो तरीका है जो शुरू में हम चीज़ों को जब स्पेसिफाई कर रहे होते थे, तो हमारी वेबसाइट का स्ट्रक्चर इस तरह से बनता होता था। अब मैंने वेबसाइट पे जाके चेक किया, सिंपली हम लोगों को ये चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ़ ऐसे शो हो रही हैं
कि हम लोगों ने जाके ये कंटेंट ऐड किया है। उस कंटेंट को ऐड करने के बाद हमें वो चीज़ें इस तरह से नज़र आ रही हैं अब। हमने ये चीज़ें देखी, हेडर है में फ़िलहाल तो कोई स्टाइलिंग ऐड नहीं की हुई, तो जिस तरह से मैंने वेब पेजेस आपको दिखाए हैं, उन वेब पेजेस की तरह अपने इस कंटेंट को सेट करने के लिए हमें इस पे सीएसएस ऐड करनी पड़ती है। तो सिर्फ़ और सिर्फ़ हम यहाँ पे अगर कोड में इस तरह लिख दें कि डिव हेडर है, ये डिव है, ये डिव है, अपने सारे के सारे कोड को डिव के साथ अगर आप ऐड कर देंगे और आपके डेवलपर्स उसको लेट्स से एक दफ़ा उन्होंने कोड लिख दिया तब तो उनको समझ आ रही है। इन फ्यूचर वो कभी आके चीज़ें चेक करना चाह रहे होंगे कि हेडर इनमें से कौन-सा था, इनमें मेन कंटेंट कौन-सा है, इनमें फुटर कौन-सा है, तो ये सारी चीज़ें इनको स्पेसिफ़ाई करने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आ रही होती है। सेमेंटिक टैग्स का कॉन्सेप्ट ही सिर्फ़ इसलिए आया था कि हम अपने पेजेस को रीडेबल बनाएँ। हम अपने जो डेवलपर्स हैं, उनके लिए आसानी पैदा करें, उन्हें पता चल रहा हो कि हमने एक कंटेंट डिज़ाइन करना है, तो हम उसको किस तरह से कर रहे हो। हमने अपने पेज के ऊपर हेडर डालना है, नैव डालना है, किस तरह से डालना है, तो वो हम अपने जो डेवलपर्स हैं, उनके लिए आसानी पैदा करना चाह रहे होते हैं। दूसरे नंबर पे जब हमने अपने गूगल की बात की थी कि जब सर्च इंजन हमारी वेबसाइट को रैंक करते हैं, तो सर्च इंजन ने अपने कुछ स्टैंडर्ड्स सेट किए हुए हैं। इस तरह से यूज़र को बिल्कुल ठीक नज़र आना शुरू हो जाएगी वेबसाइट। लेकिन नज़र तो तब आएगी कि जब हमारा गूगल जो है वो हमारी वेबसाइट को रैंक करेगा, हमारी वेबसाइट को टॉप पे लेके आएगा। तो वेबसाइट की की सेट करने के लिए हमें उसकी कोई ऑप्टिमाइज़ेशन करनी पड़ती है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन से मुराद ये है कि हम अपनी वेबसाइट में ऐसी प्रैक्टिसेस फ़ॉलो करें कि हमारी वेबसाइट गूगल के टॉप रिज़ल्ट्स में आ रही हो। तो उसको लेके आने के लिए हमें सेमेंटिक टैग्स लेने पड़ते हैं। सेमेंटिक टैग्स हमारे पास डिफरेंट तरह के जो मेजर सेमेंटिक टैग्स हैं, वो हमारे पास हैं हेडर। मैंने हेडर यूज़ किया, जो हेडर पहले मैं इस तरह से लिख रही थी कंटेंट में। दूसरे नंबर पे मैं लेट्स से यहाँ पे क्लास लिख के सिर्फ़ स्पेसिफ़ाई करती थी ये हेडर है। मैं यहाँ पे क्लास लिख के कह देती कि ये मेन कंटेंट है, सिर्फ़ और सिर्फ़ क्लासेस ऐड कर रहे थे। गूगल के लिए इसको अंडरस्टैंड करना फिर भी मुश्किल था कि ये चीज़ हेडर है, ये चीज़ मेन है, ये चीज़ फुटर है। ये सारे का सारा कंटेंट हम सिर्फ़ अपनी स्टाइलिंग के लिए डालते थे, यूज़र के लिए डालते थे। लेकिन अब हमें अपने गूगल के लिए भी सारी चीज़ें सेट करनी है, डेवलपर्स के लिए भी चीज़ें आसान करनी है। तो इसके लिए क्या होता है कि सारी क्लासेस और डिव्स बनाने की बजाय हम अपने इस तरह से अलग से टैग्स यूज़ कर रहे होते हैं। मैंने हेडर यूज़ किया, हेडर के अंदर लेट्स से मैंने लिख दिया ये हेडर है। हेडर के बाद मुझे मेन कंटेंट डालना था, मैंने मेन टैग यूज़ किया, मैंने लिख दिया दिस इज़ मेन कंटेंट। वो कंटेंट स्पेसिफाई करने के बाद लेट्स से मुझे एक साइड बार स्पेसिफाई करना था। साइड बार के लिए हमारे पास एक साइड हमारा टैग होता है, उसको यूज़ करते हैं। मैं सिंपली कह दूँगी दिस इज़ फॉर साइड बार। उसके अलावा मुझे एक फुटर भी स्पेसिफाई करना है, तो फुटर के लिए भी हमारा अपना एक टैग है, लेट्स से दैट इज़ फुटर। मैंने लिखा फुटर के अंदर मैंने ये चीज़ स्पेसिफाई कर दी कि ये चीज़ फुटर है। दिखने में कोई भी फ़र्क नहीं है, हमने यहाँ से भी यूज़र को सारी चीज़ें दिखाई हैं, यहाँ से भी सारी की सारी वो चीज़ें दिखाई हैं। लेकिन अब हमें इनको देख के अंडरस्टैंड करना आसान है। हमारी वेबसाइट में अगर हम सिर्फ़ ये देख रहे होते कि ये कौन लेआउट है, तो ये हमें समझ ना आता। लेकिन इसकी मदद से अब हमें कंप्लीटली समझ आ रहा है कि हमारे वेबसाइट का लेआउट क्या है। हमारी वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्या है कि हेडर कौन-सा है, मेन कंटेंट कौन-सा है, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने स्पेसिफाई की हैं विद द हेल्प ऑफ सिमेंटिक टैग्स। अब इनके अंदर मज़ीद स्टाइल कैसे ऐड किया जाता है, किस तरह से हम वो चीज़ें स्पेसिफाई करेंगे, इसको करने के लिए हमें सीएसएस ऐड करनी पड़ेगी और वो हम कल के लेक्चर में ऐड कर रहे होंगे। तो लिहाज़ा आज के लेक्चर में हम लोगों ने जो एचटीएमएल के मेजर टॉपिक्स कवर किए हैं, वो ऑलमोस्ट एचटीएमएल के अंदर हमने उसके सारे टैग्स देख लिए हैं। टैग्स देखने के बाद हम लोगों ने सारी अपने एचटीएमएल एलिमेंट क्या होता है, इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट्स, फॉर्म्स और सिमेंटिक टैग्स देख लिए हैं। इनको प्रॉपर्ली यूज़र के लिए विजुअली अपीलिंग बनाने के लिए हम अपने कल के लेक्चर में सीएसएस ऐड कर रहे होंगे और दैट्स इट फॉर टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों के क्वेश्चंस वगैरह हैं ड्यूरिंग अभी आपने पूछने हैं तो हम आपके माइक्स वगैरह अनम्यूट कर देंगे या इसके अलावा अगर आप लोगों की सारी क्वेरीज वगैरह चैट में आंसर कर दी गई हैं तो वी आर गुड टू गो। बाकी आप लोग मुझे बता दें अगर फिर भी कोई मसला है तो मैं आपको रिपीट कर दूंगी। Assalamu alaikum everyone.
हमने अब सबके माइक्स खोल दिए हैं। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो वो भी पूछ सकते हैं। और आज की मीटिंग के अंदर आपको जो मसले आए हैं या कोई सजेशन है तो वो भी आप हमें वन बाय वन बता सकते हैं। प्लीज़ मेक श्योर कीजिएगा कि वन बाय वन आएँ। अब सबके माइक्स ओपन हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा क्वेश्चन मैम से है, इनपुट फील्ड में जब हम टाइप पासवर्ड करते हैं तो हमारा जो सेंसिटिव डेटा, क्योंकि पासवर्ड है, मैम ने बताया कि पासवर्ड एक सेंसिटिव डेटा है, तो वो यूआरएल में शो होता है, तो हम उससे कैसे कर सकते हैं, हाइड कैसे कर सकते हैं? उसके लिए मैंने आपको बताया था कि 2 तरीके हैं। हमने एक गेट रिक्वेस्ट यूज़ की थी और एक पोस्ट रिक्वेस्ट यूज़ कर रहे थे हम। तो उसका ये होता है कि हम लोगों को जो रिक्वेस्ट हमने गेट में यूज़ की थी, उसको लेट्स से मैंने यहाँ पे पोस्ट सेट कर दिया है, ठीक है? अब आप लोग यहाँ पे फॉर्म के अंदर अगर हम जाके डेटा कुछ एंटर करते हैं, लेट्स से मैंने यूज़र नेम फिर से कुछ ऐड किया, ये सारी की सारी चीज़ें हम लोगों ने फिर से स्पेसिफाई कर दी हैं। पासवर्ड के अंदर मैंने यहाँ पे कोई पासवर्ड एंटर किया है और उसके बाद मैं जाके उसको सबमिट करने की कोशिश कर रही हूँ। अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि वो एक पेज पे गया था, data.php में ऊपर आपको यूआरएल में नज़र आ रहा होगा। वो पेज पे गया था, लेकिन हमारा जो सारे का सारा यूआरएल के अंदर जैसे गेट के फॉर्म में हमारा वो डेटा जा रहा था, अब वो हमारा उस यूआरएल के अंदर नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग एचटीएमएल से अवॉइड कर रहे होते हैं कि हमारा वो कंटेंट वहाँ पे ना जा रहा हो। जी, ओके, थैंक यू। एक और क्वेश्चन था मेरा, मैम ये स्लाइड्स हैं, मिल जाएंगी जी, आज जी, के मैं लेक्चर? शेयर कर दूँगी इनको। ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। जी, मैं शेयर कर दूँगी। थैंक यू। वेलकम। स्लाइड्स और स्क्रीन रिकॉर्डिंग अब सबके साथ शेयर कर दी जाएगी। इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन, कोई सजेशन? आप में से अगर कोई सजेशन देना चाहे कि कैसा लगा आप लोगों को सेशन, क्योंकि हमारा फर्स्ट सेशन था, उसी के बेस पे हम आगे के सेशंस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जी, ये आपका काम तो बहुत ज़्यादा था, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। अपने फॉर्म भी डिस्कस कर लिया और इमेज वीडियोस वगैरह और भी वो जो टैग्स है, तो ये तो बहुत बर्डन हो जाएगा हम पे। आपका सेमेस्टर कौन सा है? मेरा जी। जी, मैं अभी मेरा तकरीबन तो चौथा सेमेस्टर चल रहा है। अच्छा, तो असल में मसला ये है ना कि हम 14 डेज़ के अंदर फुल क्रैश कोर्स कराना चाह रहे हैं, फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का। अगर जी हम सर। हर एक चीज़ को बहुत ही डिटेल के अंदर पढ़ाएंगे तो 14 दिन के अंदर कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता, क्योंकि हमने आगे आगे आपको फ्रेमवर्क्स भी कराने हैं, बैकएंड भी कराने हैं और एलएलएम्स वगैरह भी कराने हैं। तो जी वो सर। फिर आप लोगों के लिए ही मुश्किल होता जाएगा कि लाइक आप कुछ सीख ही नहीं पाएंगे। तो हमारा पर्पस ये है कि आपको क्रैश कोर्स कराया जाए। हम आपको छोटा सा हिंट वगैरह स्टार्टिंग पॉइंट दे देंगे। उसके बाद आप अपना थोड़े बहुत डॉक्यूमेंटेशन और यूट्यूब से वगैरह से देख के आप फर्दर अपनी चीज़ों को रिफाइन कर सकेंगे। तो सर, ये HTML तो आपने मतलब ये इतना पढ़ा दिया, ये तो कोर्स ज़्यादा था, मगर आप मतलब HTML में कितना मतलब डेज ये काम करेंगे? बस ये आज एक सिंपल सा क्रैश कोर्स था। उसके बाद CSS आएगी, फिर जावास्क्रिप्ट आएगी। जब हम रिएक्ट शुरू करेंगे फिर हम आपको एक्चुअली इसको प्रैक्टिकल यूज़ करना सिखाएंगे। अभी थोड़ा सा थ्योरी रिलेटेड था तो इसलिए हमने अब थोड़ा सा फास्ट पेस रखा है। जी सर, तो मतलब जो आज का जो मतलब HTML था, ये बस आज ही था, कल अब मतलब CSS पे जाएंगे? जी जी, उसके बाद जब आप कल CSS कर रहे होंगे तो साथ HTML भी थोड़ी बहुत लिखी जाएगी ना, उसी के ऊपर आप स्टाइलिंग अप्लाई करेंगे। जी सर। मगर ये जी जी। HTML तो मतलब ये तो बहुत मतलब आपने कम करा दिया, इसमें तो बहुत से अभी टैग बाकी है। हाँ, हमारा यही मैं आपको कह रहा हूँ, ये क्रैश कोर्स है, फुल 100% कोर्स नहीं है। हमने आपको उतना कराया है जितना आपका यूज़ होने वाला है। जब जी आप सर। बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तब आप एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ेंगे। जी अभी सर, हम तो आपको सर उतना करा रहे हैं जो मतलब आपके बेसिक प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ होता है। जी सर, तो हम इस मतलब इसकी हेल्प से हम मतलब वेबसाइट वगैरह बना सकते हैं? जी जी जी, आप बना सकते हैं। ये फर्दर जैसे हमारे सेशंस कंटिन्यू होंगे तब तब आप ये सीखते जाएंगे। जी सर। और असाइनमेंट का क्या सीन होगा सर, मतलब रेगुलर डेली असाइनमेंट होगा कि नहीं वीकेंड पे होगा? वो हम अभी फाइनल कर रहे हैं, वो आपको कुछ ही टाइम में शेयर कर दिया जाएगा। जी सर। और सर, ये मैम से एक क्वेश्चन था, वो लिंक का वो अब मैम ने करवाई, वो इमेज को मतलब सोर्स की जगह मतलब लिंक में कर दिया, तो हम अगर उससे मतलब वो भी ऐड कर सकते हैं डायरेक्ट इमेज ना? हम अगर अपने जो HTML फाइल है तो सोर्स फाइल है ना, अगर उधर मतलब इमेज सेव करें तो डायरेक्ट ही हम ओपन कर सकते हैं, तो ये लिंक डालने की फिर ज़रूरत नहीं होती। नहीं, वो इस तरह है ना कि लाइक आप जो पर्टिकुलर चीज़ बनाना चाह रहे हैं ना उस पर डिपेंडेंट होता है। अगर आपका जी काम सर। डायरेक्ट हो रहा है तो आप डायरेक्ट करेंगे,
लेकिन कुछ पर्टिकुलर केस आगे इस तरह आएंगे जब आपको आई टैग या हाइपर लिंक्स ये चीज़ें यूज़ करनी पड़ती हैं, तो तब वहाँ जी आपको सर। लिंक्स डालना पड़ेगा। जी अभी सर। आपको सिर्फ उस चीज़ से इंट्रोड्यूस कराया गया, उसका एक्चुअल यूज़ नहीं बताया गया। कल से जब हम जी अपना सर। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग शुरू करेंगे तब आपको उसका एक्चुअल यूज़ दिखाया जाएगा कि जो चीज़ आपको वहाँ पढ़ाई गई है वो यहाँ जी पे सर। यूज़ हो रही है। जी सर। सर जी इसमें अस्सलाम वालेकुम। बूटस्ट्रैप इंक्लूड वालेकुम सलाम। Am I it was very informative lecture. हमने काफी टाइम का कम टाइम में तकरीबन पूरा HTML सीखा and it was very describable and very standing थैंक यू सो ovation to मच। that. थैंक यू सो मच। जुल्फा भी थैंक यू कर रहे हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। Thank you so वालेकुम much, सलाम। Fatma. अस्सलाम वालेकुम। सर जी इसमें हमें बूटस्ट्रैप यूज़ करेंगे कि नहीं करेंगे, इसके बारे में थोड़ा गाइडेंस करें ज़रा। नहीं, इसमें हम बूटस्ट्रैप यूज़ नहीं करने वाले। कल आपका CSS होगा, जब हम रिएक्ट शुरू करेंगे तो हम आपको टेलविंड उसके साथ करा रहे होंगे, क्योंकि एट द प्रेजेंट मोमेंट जो इंडस्ट्री है उसमें टेलविंड ज़्यादा चल रही होती है। चलें सर जी, थैंक यू सो मच जी। डिप्लॉयमेंट भी करवाएंगे। क्वेश्चंस पूछने के बाद अपने माइक्स ऑफ कर दें साथ साथ। एक्सक्यूज मी सर, जी सर पूछें। ये टाइमिंग चेंज हो सकती है? क्या सजेशंस है आपकी टाइमिंग की? ये सर जी कि ये 3 से 4 रख लें या इस तरह का, क्योंकि ये अभी तरावी वगैरह पढ़नी होती है तो बड़ा मसला बनता है। असल में वो इसलिए टफ हो जाएगा ना, क्योंकि उस टाइम रोज़े का चल रहा होता है पीक टाइम और सभी सो रहे होते हैं, तो मोस्ट ऑफ द ऑडियंस के लिए मसला हो जाएगा। हम फिर भी ग्रुप के अंदर एक पोल डाल देंगे और अगर उस टाइमिंग के ऊपर वोट आता है तो हम वो टाइम कंसीडर कर लेंगे। नहीं सर, हेलो ये टाइमिंग बस पे तो कर कि लें ऐसे कि भी स्टूडेंट्स हैं 10 के बाद रख जो लें, इफ्तारी 9 बनाते बजे हैं। बहुत जल्दी हो जाता चलें अस्सलाम ठीक है, वालेकुम हम सर। एक पोल रखवा लेते हैं ग्रुप के अंदर टाइमिंग के हिसाब से, फिर उस हिसाब से एडजस्ट कर देंगे। हेलो सर जी अस्सलाम अगर कोई लीव करना काइंडली चाहता है सर तो मेरा मतलब वालेकुम। कर वन ले, बाय वैसे वन। भी क्लास खत्म हो गई कि नहीं, हम जी इधर जी ही कर लें, जो लीव करना चाहता है कर ले। ओके। और अटेंडेंस का क्या सीन होगा एक्सक्यूज मी सर, सर। वो आप डायरेक्ट मतलब ईमेल से कर देंगे कि नहीं? अटेंडेंस का सिराज भाई इनको बता दीजिएगा। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा क्वेश्चन हेलो अस्सलाम वालेकुम। सर, ये HTML जो आपने पढ़ा सर, वो तो बोर्ड से टेक्स्ट बाकी हो चुका है, तो इसका क्या हिसाब होगा? तो वही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, ये एक क्रैश कोर्स है और हमने आपको एट द प्रेजेंट मोमेंट उतना पढ़ाया है जो कल से आपके लिए यूज़ होने वाला है, जिससे आप एक बेसिक प्रोजेक्ट बना सकें, कुछ दिखा सकें। जब आप फर्दर ये क्रैश कोर्स कर लेंगे, जब अपने प्रोजेक्ट्स बना रहे होंगे ना, तब आप साथ साथ डॉक्यूमेंटेशन से लर्न करते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। एक्सक्यूज मी सर, जी सर बोलें। अशरफ के बारे में काइंडली जो क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे ना वो अपना माइक ऑफ कर लें। एक्सक्यूज मी सर, जी पूछें। ये सर जी सर्टिफिकेट का थोड़ा सा बता दें, ये क्या सीन है इसका? अच्छा, तो सर्टिफिकेट्स का इस तरह है कि लाइक जब आप ये पूरा सेशन हमारे साथ कंप्लीट करेंगे 14 डेज़ का, तो इसके अंदर आपकी अटेंडेंस मेंटेन की जाएगी। और इसके अलावा आप जितना हमारा सोशल मीडिया के साथ इंटरेक्शन रखेंगे, फॉर एग्जांपल आपने सेशन लिया, आपने वहाँ कोई भी सेशन लिया, आपने अपने लैपटॉप की मोबाइल की पिक्चर बना के लिंक्डइन पे डाली, इंस्टाग्राम पे डाली और हमें टैग किया, तो वो भी साथ साथ नोट किया जाएगा और इसमें जितनी आपकी हाईएस्ट होगी तो उसके अंदर से टॉप वाले बच्चों को दी जाएगी। हम आपके साथ एक अच्छा, पिक्चर शेयर करेंगे सेशन की, मेंस वो के ग्रुप में शेयर कर देंगे। वो आप बेशक लिंक्डइन पे लगाते हैं और हम आपको जीडीजी का जो लिंक्डइन है वो उसका यूआरएल दे देंगे। आपने जीडीजी को फॉलो भी करें और साथ टैग भी करें, उस हिसाब से हम आपको ट्रैक करेंगे। और जितनी ज़्यादा आपकी पार्टिसिपेशन होगी और एंड पे उसी को सर्टिफिकेट मिलेगा जिसकी पार्टिसिपेशन मैक्सिमम होगी। और सर्टिफिकेट का सिर्फ एक रूल मैंडेटरी है कि जो 14 डेज़ है आपने
14 के 14 डेज की हर एक डे इंडिविजुअल डे पे लिंक्डइन की पोस्ट डालनी है कि आपने हमारा सेशन लिया था और उसके अंदर आपने ये पढ़ा और ये लर्न किया, तो तभी हम आप उसको ट्रैक रिकॉर्ड कर पाएंगे। ठीक हो गया सर। दूसरा और ये क्वेश्चन सर जी अटेंडेंस जो है, क्या चीज़? ये जो अटेंडेंस है ये बस अगर हम मीट पे ज्वाइन कर लेंगे तो उसे होगी या जी प्रेजेंट हो बोलनी पड़ेगी? नहीं नहीं नहीं, बस ये मीट पे होगी। ये इस तरह होता है ना, जब आप 2 आवर्स का सेशन ले रहे होते हैं ना, तो हमारे पीछे जो वो प्रेजेंटर्स बैठे हैं वो आपकी मुसलसल एक्टिविटी नोट कर रहे होते हैं। तो जो बच्चा स्टार्टिंग टाइम से लेके एंडिंग टाइम तक अवेलेबल होगा, तो 2 दफ़ा अटेंडेंस होती है ना, एक दफ़ा स्टार्टिंग में, एक दफ़ा अटेंडेंस में। तो जो बच्चों का सेम नाम आएगा, उन्होंने पूरा सेशन लिया, तो आपको हम खुद ही प्रेजेंट मार्क कर देंगे। ठीक हो गया, थैंक यू। मेरा एक क्वेश्चन, जी जी पूछें। हमें एंडिंग पे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे तो मतलब किस लेवल के होंगे, इस बारे में पूछना था। और प्रोजेक्ट की बेस पे अच्छा, सर्ट मिलेंगे या प्रोजेक्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा? जो आपका प्रोजेक्ट्स होंगे ना, वो बेसिकली 3, अभी तक यही है कि 3 डिफरेंट कैटेगरीज में मतलब डिवाइड कर देंगे। एक बेसिक लेवल है, एक मॉडरेट लेवल है, एक एडवांस लेवल है। अगर आपको LLMs वगैरह ये चीज़ें आती हैं, तो अब आप एडवांस लेवल का प्रोजेक्ट चूज़ करेंगे उसी के अंदर से। अगर आप मिड लेवल के ऊपर हैं, लाइक आप रिएक्ट और बैकएंड वाली साइड पे हैं, तो आप कोशिश करिएगा कि आप मॉडरेट प्रोजेक्ट चूज़ कर लें। लेकिन अगर आपकी बिल्कुल ही स्टार्टिंग है HTML CSS वाली साइड, तो आप कोशिश करिएगा जो आपका सबसे ईजीएस्ट प्रोजेक्ट है वो चूज़ कर लें। और जहाँ तक आपकी सर्टिफिकेट्स की बात है, तो वो वही है कि लाइक 14 डेज़ की अटेंडेंस, और जो बच्चा 14 के 14 डेज़ की हमारी लिंक्डइन के ऊपर पोस्ट और इंस्टाग्राम के ऊपर स्टोरीज डालेगा और हमें मेंशन करता रहेगा, तो वो वहाँ आपकी डबल अटेंडेंस चेकअप करके फिर आपको सर्टिफिकेट्स दे दी जाएंगी। ये सर जी अपनी इंस्टाग्राम और लिंक्डइन का भेज दीजिएगा ग्रुप में। जी जी मैं भेज देता हूँ। वैसे हमारा जो इंस्टाग्राम है वो GDGOCCUI के नाम से है, और लिंक्डइन भी सेम नेम से है, GDGCUI। उसको मैं URL भेज देता हूँ ग्रुप में। हाँ, हम ये ग्रुप के अंदर भेज के वहाँ फीचर कर लेंगे, तो आप मेक श्योर कीजिएगा ये सभी। ओके सर। अस्सलाम वालेकुम। मेरा ये क्वेश्चन है कि विंडोज़ के अंदर हम VS कोड यूज़ करते हैं, लेकिन जो लाइनक्स वाले ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके लिए हमारे पास क्या अल्टरनेटिव होगा? आई थिंक सो लिनक्स में भी VS कोड है ना। चले मैं चेक करता हूँ। ठीक है। हाँ, अगर आपका नहीं हो रहा तो आप YouTube से कोई ट्यूटोरियल देख लीजिएगा कि लिनक्स पे किस तरह इंस्टॉल किया जाता है। चलिए थैंक यू। मैं आपको थोड़ा सा इसमें गाइड कर देता हूँ हाँ भाई। हाँ, ये सर जी पोस्ट क्या करना होगा? पोस्ट आप ये कर सकते हैं ना कि आपने हमारा सेशन लिया, तो आप उसका लैपटॉप के, अगर आप कोई नोट्स ले रहे हैं तो उसकी पिक्चर, आपके लैपटॉप की स्क्रीन की पिक्चर, या जो हमारा पोस्टर है उसकी पिक्चर आप शेयर कर सकते हैं, और ये बता सकते हैं कि आज हमारे डे 1 था, हमारे इंस्ट्रक्टर ने ये पढ़ाया और मैंने इससे ये चीज़ सीखी। ठीक हो गया सर। जी। अस्सलाम इसके वालेकुम। अलावा किसी का? जी जी पूछें। वालेकुम सलाम। मोइज भाई, ये बताएं कि रोज की असाइनमेंट्स होंगी कि किस तरह आप करेंगे ये इस बार? नहीं, वो अभी तक फाइनल नहीं हुआ, वो इंशाल्लाह कल तक फाइनल करके हम आपको बता देते हैं। आज हमारा इंट्रोडक्टरी सेशन था, तो आज आप इजी हैं। सर कुछ हैंड रेज है, वो क्वेश्चन करना चाहते हैं, वो देख लें जरा वो। जी ठीक है, जैसे फाइनल होता है ना हम आपके साथ शेयर अप कर देंगे। सर जी कोई YouTube चैनल या वेबसाइट बता दें जिससे हम पढ़ सकें ये। इसका भी हम आपके साथ वो ग्रुप्स के अंदर लिंक आप शेयर करते हैं। लाइक मैं एक रिसर्च आप कर लोग लेता हूँ, देख लेता हूँ। डॉक्यूमेंटेशन पढ़ें MDN की वेबसाइट से। MBN की? MDN। अच्छा ठीक हो गया। इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन या कोई सजेशन? जी अस्सलाम वालेकुम। सर हमने इनपुट में पासवर्ड भर लिया। क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। सर हमने इनपुट में पासवर्ड भर लिया जी, अगर हम इसमें रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, जैसे हम अदर वेबसाइट पे जाकर लॉगिन जब करते हैं तो वहाँ पर 8 डिजिट पासवर्ड दे दो, तो हम HTML के जरिए कैसे करेंगे? अच्छा, तो वो देखें ना, वो एक लॉजिकल बात है। अभी हम HTML में स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं ना कि लाइक एक इनपुट वाली हमने जगह बनाई जहाँ पे आप इनपुट लेंगे,
लेकिन जब आपको जावास्क्रिप्ट कराई जाएगी ना, तब आप ये लॉजिक लिखेंगे कि लाइक जहाँ आपसे इनपुट ले रहे हैं और अगर उसके 8 डिजिट से कम है तो तब आप उससे इनपुट ही ना लें, उसे एक एरर थ्रो करें कि आपका जो इनपुट है वो, आपका जो पासवर्ड है वो 8 डिजिट से कम है। तो वो जो लॉजिकल बात होगी वो हम जावास्क्रिप्ट के अंदर लिखेंगे। यहाँ सिर्फ और सिर्फ हम एक डिब्बा स्क्रीन पे बना रहे हैं जिसके अंदर से हम इनपुट लेंगे। थैंक यू सर। ठीक है मोइज भाई, जी पूछें। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। 14 दिन की ट्रेनिंग के बाद हम इस काबिल तो हो जाएंगे कि वेबसाइट्स बना सकें बेसिक लेवल की। अगर प्रोजेक्ट्स वगैरह करते हैं तो एडवांस लेवल के भी बना सकते हैं, लर्निंग भी अच्छी हो जाएगी। तो उसके बाद कोई हाँ जी हैकाथॉन या कंपटीशन करवाने का इरादा है आप लोगों का? आप लोग सजेस्ट करें, लाइक तकरीबन 70 बच्चा है इसके अंदर, क्या आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे अगर हम जी कराएं? इंशाल्लाह लाजमी करेंगे, क्योंकि 14 दिन की ट्रेनिंग में अच्छी बेसिक लेवल की अंडरस्टैंडिंग तो हो ही जाएगी और प्रोजेक्ट वगैरह करेंगे तो अच्छी मतलब वेबसाइट्स भी बना सकेंगे। तो एक हैकाथॉन तो होना चाहिए ना। हाँ ये बहुत ही अच्छा आइडिया। अब जैसे हम सेशन एंड कराएंगे तब तो ईद आ जाएगी, ईद के बाद मिड्स हैं, तो जैसे स्टूडेंट वीक स्टार्ट होता है उसके अंदर हम ये सोच सकते हैं कि आपका हैकाथॉन कराया जाए। और वो फिर ऑनलाइन होगा या यूनिवर्सिटी में? नहीं, कोशिश तो यूनिवर्सिटी की करेंगे, अगर हमें यूनिवर्सिटी ने अलाउ कर दिया, नहीं तो ऑनलाइन कर लेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन या कोई सजेशन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर हमने एट दी एंड एक मर्ज टाइप प्रोजेक्ट बनाना है ना? जी। तो सर वो जो मर्ज टाइप प्रोजेक्ट होगा वो लाइक आप लोग हमें सजेस्ट करेंगे क्या बनाना है या फिर हम अपने इंटरेस्ट की बेस पे बना सकते हैं? अगर आपका कोई पर्टिकुलर इंटरेस्ट है, लाइक अगर आपको थोड़ा बहुत नो हाउ है, आप अपना प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, मोर देन वेलकम, आप बनाएं, हम आपकी हेल्प करेंगे उसकी इवेलुएट वगैरह करने में। लेकिन अगर आपको कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट नहीं आ रहा तो हम आपको बेशक असाइन कर देंगे। जी। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। हाल है आप? सर जी आपकी आवाज़ नहीं आ रही अब। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है, ठीक हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बेहतर हूँ, आप बताएं। हाँ मैं भी ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बात बताएं कि मेरा टीम का इशू आ रहा था, तो मेरी क्लास लेट ज्वाइन हुई है, तो जी। आज की क्लास में ऐसा आपने कुछ पढ़ाया वगैरह तो नहीं है? नहीं, इनिशियली तो आपका इंट्रोडक्शन सेशन था कि हम किस तरह से बूट कैंप लेके चलने वाले हैं, और उसके बाद थोड़ी सी HTML का इंट्रोडक्शन था। बाकी आपके साथ बहुत ही क्विक टाइम के अंदर हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग का लिंक शेयर कर देंगे, तो अगर आपकी जो चीज़ जहाँ से रही है आप वो वहाँ से वापस भी देख सकते हैं। ठीक है, इतना शुक्रिया जी। और किसी का कोई क्वेश्चन या सजेशन? सिराज भाई आई थिंक सो ख़त्म हो चुके हैं क्वेश्चंस, तो मीट एंड कर दें। हाँ यस, इट्स ओवर नाउ, अब एंड करते हैं। और इंशाल्लाह कल से भी आप लोगों ने इसी तरह रेगुलर बेस पे ज्वाइन करना है, तो वी आर होपफुल कि आफ्टर 14 डेज आप लोग का काफ़ी अच्छा जाएगा। ये जर्नी आप लोगों की काफ़ी अच्छी जाएगी। एफर्ट्स आप लोगों के अपने, जितने एफर्ट्स हम पुट करें उतने एफर्ट्स आप लोग भी अगर पुट करें तो इंशाल्लाह कुछ चीज़ें हम आपको सिखाएंगे, कुछ चीज़ें हम आपसे सीखेंगे। बहुत अच्छी जर्नी जाएगी। और वही वही जो मुइस ने मेंशन किया कि एक क्रैश कोर्स है, हमारा मकसद ये है कि आपको एक प्रॉपर रोड मैप दिया जाए, आपको प्रॉपर चीज़ें बताई जाए कि किस तरह कौन सी चीज़ काम करती है। वरना एक HTML के ऊपर भी पूरे हफ्ता का कोर्स बन सकता है। ऐसा नहीं कि HTML एक दिन में अगर करा रहे हैं तो इसका मतलब HTML इधर ही खत्म हुआ है। HTML के अंदर बहुत से कंटेंट्स हैं, लेकिन ये वो चीज़ें कराई हैं जो कि मेन ज़रूरी चीज़ें हैं, आपको प्रोजेक्ट्स में रेगुलर बेस पे यूज़ होती हैं। इन चीज़ों को करें। आपको मैंने वेबसाइट का बता दिया, MDN की वेबसाइट है, और भी वेबसाइट्स हैं, गेम फॉर गीक्स ही है, कहीं से भी आप लोग डॉक्यूमेंटेशंस पढ़ें, ज़्यादा फोकस डॉक्यूमेंटेशंस पे दें, वहाँ से आप लोग ज़्यादा सीखोगे, वहाँ पे बहुत सी चीज़ें होती है सीखने को। और एक्सप्लोर करें चीज़ों को, जो समझना है। डिस्कशन जो ग्रुप बनाया है वो इसी पर्पज़ के लिए बनाया हुआ है कि वहाँ पे आप लोग डिस्कशन करें। वहाँ पे वैसे डिस्कशन करने से बेहतर है कि इस तरह के डिस्कशन करें कि सबका फ़ायदा हो। तो बाकी कीप कोडिंग और कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट। और अभी आप लोग लीव करना चाहें तो लीव कर सकते हैं। अच्छा ये गाइस, सर एक जी सेकंड, आपने लीव नहीं का करना, देख लीजिएगा। एक सेकंड। तो गाइस हम क्विकली अपनी एक इंस्टाग्राम की स्टोरी बनाने वाले हैं जिसके अंदर सिराज भाई 1 2 3 करेंगे और आप सब ने अपना माइक ऑन करके GDG बोलना है, ठीक है?
गाइस कुछ थम्स अप ही कर दें अगर आप सुन रहे हैं तो। ओके सर, ओके। हाँ सिराज भाई आपने 1 2 3 करना है और यहाँ से मैं वीडियो शुरू कर रहा हूँ। चले आप वीडियो स्टार्ट करके मुझे बता दें, मैं करता हूँ। जी जी करें। दो एक सेकंड वन जी जी एक सेकंड आप सबको अपना माइक अनम्यूट करना है, सबके पास एक्सेस है अनम्यूट करने की, अनम्यूट करें और सबने बोलना है। हमारे प्रेजेंटर्स भी जितने हैं वो भी अपने माइक अनम्यूट करके साथ में बोलते हैं ताकि सब एक साथ फ्लो में। चलें सिराज भाई स्टार्ट करते हैं। वन ये सिंगिंग का अच्छा 1 2 3 एक दफा अगेन गाइस आप सबने सिंक में बोलना एक है। दफा दोबारा जो जिन जिन लोगों का रहता है वो भी अपने माइक अनम्यूट कर दें। इतना एफर्ट हमने पुट किया था, थोड़ा सा आप लोग भी पुट कर ही लें। सो वंस अगेन 1 2 3 जीडीजी। चलो सर ऑल गुड, बेस्ट ऑफ लक। अब अगर आप लोग लीव करना चाहें तो लीव कर दें और अपने ये सजेशंस सर वगैरह जी, दे दें। बाकी लिंक्डइन और इंस्टाग्राम के अकाउंट्स में शेयर कर दूंगा, फॉलो कर दें आप लोग वहाँ पे और वहाँ पे हमें टैग कर दें और हम उसके बेस पे आप लोगों की अटेंडेंस वगैरह मार्क करते रहेंगे। सर ये थोड़ा टाइम का देख लीजिएगा। टाइम का हम देख लेते हैं, विल ट्राई कि हम इसको भी ज़रा कंसिडर कर लें। बाकी इंशाल्लाह ग्रुप में हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। पहले हम अपने टीम से ज़रा डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम आप लोगों को इन्फॉर्म करेंगे। ठीक, ओके, थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज़। Thank you so much guys, really means a lot. Allah Hafiz.